हाँ जी दोस्तों, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं हमारे जीएसटी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फाउंडेशन बनाता है पूरे के पूरे जीएसटी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों ये जो नोट्स मैं आपको यूज कर रहा हूं, अभी जो यूज करने वाले हैं, ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और बाकी भी जो नोट्स जो होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आई विल सेंड इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आपको करना बस ये है कि इस रिवीजन वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। और मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, पिंकी वाला प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बस आपको करना ये है, चैप्टर ये वाला रिवीजन अच्छे से देखना है, सेकंड में जो क्वेश्चंस बताऊं वो अच्छे से करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना है कि भैया हाँ हम 80+ टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे फटाफट बता दीजिएगा। तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी लॉ। आप सबको पता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जो कि सीजीएसटी एक्ट का है, ये बेस बनाता है, चार्ज करता है, चार्जिंग देता है, चार्जिंग सेक्शन कहलाता है जीएसटी लॉ का, जिसमें लिखा हुआ है कि कब जीएसटी लगेगा। और सेम टू सेम बातें जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, डिट्टो कॉपी पेस्ट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। जब जब इंट्रा स्टेट होगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, हम सबको पता है। एंड जब इंटर स्टेट होगा जब लगता है आईजीएसटी। तो जो चीजें सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखी हुई है इंट्रा स्टेट के लिए, वही चीजें इंटर स्टेट के लिए सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन अगर याद रहे आपको ठीक ठाक है, अगर नहीं भी रहे तो कोशिश करिए, थोड़ा बहुत याद रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में 2017 में? उसमें ये लिखा है कि लेवी, लेवी मतलब कब लाइबिलिटी आएगी जीएसटी लगने का, कब वो समावेश बनेगा, कब वो चमत्कार होगा कि जीएसटी कोई ट्रांजैक्शन पर लगना चाहिए। ये लिखा हुआ है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कि सीजीएसटी लगेगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस या फिर बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये जो स्टेटमेंट है बेटा, पढ़ने में मेरे को 2 सेकंड लगा, लेकिन इसमें एक एक वर्ड जो है, एक एक वर्ड जो है, इसकी सब अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है, अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं, उसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। बोला हुआ है सीजीएसटी लगेगा ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस या फिर बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, एल फॉर एचसी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता है। अल्कोहलिक लिकर की स्टेट दीवानी है, इसीलिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। और जब वो फर्दर सेल होता है तो या तो सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, वेट। ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना सा समझ लेना है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में जीएसटी नहीं लगता, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वेट या फिर सीएसटी लगता है। लेकिन सर जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा जो भी गुड्स या फिर सर्विस है, अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा होगा तो सीजीएसटी लगेगा। सर तो बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि क्या गुड्स होता है, क्या सर्विस होता है और क्या सप्लाई होता है। क्योंकि इंट्रा स्टेट तो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया कि अगर मान लेते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल बबीता जी भी मध्य महाराष्ट्र में है, जेठालाल भी महाराष्ट्र में है। अगर जेठालाल ने बबीता जी को टीवी बेचा, दोनों महाराष्ट्र में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज जेठालाल महाराष्ट्र में, और कहां बेचा, प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी महाराष्ट्र में है, तो वहां पर लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसको हम बोलेंगे। और सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा जेठालाल बबीता जी से, और जेठालाल जैसे ही जीएसटी कलेक्ट करेगा वो सरकार को पे कर देगा। ये सिंपल सा फंडा अपन ने चैप्टर नंबर 1 में कर लिया है। अब अपने को समझना है सर गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। ठीक है, तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गुड्स का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। बोला गया है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट includes actionable claims, growing crops, grass and things attached forming part of land which are agreed to be served before supply or under contract of supply। सिंपल भाषा में, इजी भाषा में, हर मूवेबल आइटम को गुड्स की कैटेगरी में ले रखा है जीएसटी में, लेकिन इसमें मनी एंड सिक्योरिटीज को हटा दिया। मतलब गुड्स की डेफिनेशन में मनी एंड सिक्योरिटीज तो नहीं आता है, लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स को लिया हुआ है। बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन है कि एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब वो कोई भी ऐसा क्लेम जिस पर आप एक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पैसे दिए, अगर वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो क्या आप उसको उस पर केस कर सकते हो, क्या उसको अदालत में घसीट के ले जा सकते हो? हाँ, तो वो आपके लिए एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम्स को भी गुड्स के डेफिनेशन में रखा है, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम्स जीएसटी में नहीं आते, ये थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, जैसे जमीन है, जमीन मूवेबल नहीं है, राइट, तो जमीन गुड्स नहीं होता। क्यों? लैंड गुड क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मूवेबल नहीं है। लेकिन इन्होंने एज अ क्लैरिफिकेशन समझाया कि सर लैंड जो होती है, लैंड तो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, इसीलिए वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन इस लैंड पर उग रही घास या फिर कोई क्रॉप है, उसको हम गुड्स मानेंगे, क्योंकि अलग से क्लैरिफाई कर रखा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास जो है, अलग से अगर आप उसको उखाड़ के बेच सकते हो तो वो गुड्स होती है।
लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं होते। चलो फटाफट पहले सर्विसेज की डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ओवरऑल समझाऊंगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। अब आप देखिए सर्विसेज की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 102 में। यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एनीथिंग, एनीथिंग मतलब देखो गुड्स की डेफिनेशन है तो स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा था एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन सर्विसेज की डेफिनेशन लिखते वक्त जीएसटी लॉ में घबराहट हुई कि यार अगर यहाँ पर एनीथिंग नहीं लिखा तो हो सकता है कुछ छूट जाए, इसलिए इन्होंने लिख दिया एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर अलग से बोला इन्होंने एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। मतलब एक बात तो भाई सिंपल सादी क्लियर है कि मनी और सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगेगा, मनी एंड सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जांपल, अगर मैंने किसी को पैसा दिया तो वो जब पैसा दिया तो अलग से जीएसटी जीएसटी मेरे को उस व्यक्ति से नहीं लेना पड़ेगा। अगर पैसा दिया भाई ठीक है। अगर मैंने सिक्योरिटीज खरीदे, रिलायंस का शेयर खरीदा, मैंने कोई ट्रेडिंग करी, कोई भी शेयर परचेस किया, कोई डिबेंचर परचेस किया, कोई गोल्ड बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट की वो परचेस किए, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये स्पेसिफिकली लिखा गया है क्योंकि सर गुड्स के डेफिनेशन में भी मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आता, ना ही सर्विसेज के डेफिनेशन में भी मनी सिक्योरिटीज नहीं आता है। सर मनी में क्या क्या आता है, जो आप मनी समझते हो वो सारी चीजें मनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, सारा मनी है। मतलब अगर लेन देन करते हैं मनी की तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन बेटा सर्विसेज के डेफिनेशन में 2 लाइन लिखी हुई है जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका एमसीक्यू बन के आएगा। इसमें लिखा हुआ है सर्विसेज इंक्लूड्स एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी, करेंसी चेंज इफ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर दैट एक्टिविटी। और एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, एग्जांपल डीमैट चार्जेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बैंक से मैंने लोन लिया, तो अगर बैंक ने मेरे खाते में मान लो 1 करोड़ का लोन था और 1 करोड़ मेरे बैंक में ट्रांसफर किया, तो उस 1 करोड़ के ट्रांसफर पर कोई भी जीएसटी नहीं आता, बिकॉज ना तो वो ट्रांसफर वो मनी का ट्रांजेक्शन गुड्स होता है, ना ही सर्विसेज होता है। लेकिन जो 1 करोड़ का मुझे अमाउंट बैंक में क्रेडिट किया, इस 1 करोड़ को ट्रांसफर करने में फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक ने जो है चार्ज किया मुझसे 10,000, कोई मेरा वेरिफिकेशन किया उसके लिए 5,000 रुपए का चार्ज किया, या फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया उस लोन पर, तो सर ये जो चार्जेस हैं जो कि बैंक ने मुझसे लिए हैं फॉर यूज ऑफ मनी, आपने उस मनी को यूज किया उसके लिए अलग से कोई सेपरेट चार्जेस लिया, तो भैया उस सेपरेट चार्जेस पर जीएसटी आएगा, प्रोसेसिंग चार्जेस पर जीएसटी आएगा, अलग से वेरिफिकेशन चार्जेस पर जीएसटी आएगा। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है अगर किसी ने आपको कन्वर्ट करके दिया मनी, करेंसी चेंज करने का सेपरेट पैसा लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे जो है यूएसए घूमने जाना है, मेरे पास रुपीस पड़ा हुआ है, मैं कोई करेंसी चेंज मेकर के पास गया जो करेंसी चेंज करता है, करेंसी चेंजर के पास गया, मैंने उसको रुपीस दिया, उसने मुझे सामने से डॉलर दिया, और ये काम उसने जो किया उसके लिए उसने मुझसे अलग से 10,000 रुपए चार्ज किए। तो जो उसने मुझे चेंज करके दिया ना, मेरे से रुपीस लिया, डॉलर दिया, इस एक्टिविटी पर तो जीएसटी नहीं आता, बिकॉज जो आपका मनी है वो जीएसटी में नहीं है, इन द स्कोप ऑफ जीएसटी नहीं है, बिकॉज ना तो वो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। लेकिन जो उसने ये काम करके दिया, कन्वर्ट करके दिया, इसके लिए उसने अलग से मुझसे 5,000 10,000 जो भी चार्ज किया, उस अलग से चार्ज किए हुए अमाउंट पर, उस सेपरेट कंसिडरेशन पर जीएसटी आएगा, बिकॉज सर्विस के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ मनी, करेंसी चेंज का अगर किसी ने आपसे सेपरेट कंसिडरेशन लिया है तो वो एक सर्विस है और वो जीएसटी के स्कोप में है। और साथ में एक्सप्लेनेशन में दे रखा है सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आपने कोई भी बॉन्ड खरीदा, तो उस बॉन्ड खरीदने पर, रिलायंस के शेयर खरीदने पर तो जीएसटी नहीं आता, लेकिन जिस ब्रोकर के यहाँ पर आपका खाता है उस ब्रोकर ने आपको हेल्प किया उस सिक्योरिटी में ट्रांजेक्ट करने के लिए, और उस ब्रोकर ने सिक्योरिटी में ट्रांजेक्ट करने की आपको हेल्प दी, उसके लिए अलग से डीमैट चार्जेस आपसे लिए, वो आपका खाता मेंटेन करने के लिए चार्जेस लिया, तो वो खाता मेंटेन करने के लिए, वो ब्रोकर अकाउंट मेंटेन करने के लिए वो डीमैट चार्जेस जो लगे, उस डीमैट चार्जेस पर जो आपका जीरोधा है अपस्टॉक से, डीमैट चार्जेस के साथ जीएसटी भी आपसे लेगा और फिर उस अमाउंट को जीएसटी को सरकार को जमा करवाएगा। तो आपको मैंने गुड्स की डेफिनेशन समझा दी, सर्विसेज की डेफिनेशन समझा दी, और बहुत इंपॉर्टेंट था गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन समझना। अब अपने को बेटा समझना बस ये है कि क्या सप्लाई होता है, और सप्लाई का एक बहुत बड़ा चार्ट अब मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात, जब मैंने आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक स्पेसिफिकली बात बोली थी कि सर आपको क्या लगता है कब जीएसटी चार्ज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जेठालाल ने बबीता जी को टीवी बेचा और टीवी बेचने पर पैसा लिया, तो अगर जेठालाल के पास पैसा आ रहा है तो यार सरकार आ सकती है, बोल सकती है हाँ आपने पैसा लिया जेठालाल, तुम साथ में जीएसटी भी चार्ज करो और मुझे भी एक जीएसटी का हिस्सा दो। 18% जीएसटी रेट है, तो 1 लाख पर 18,000 जीएसटी अगर आ रहा है तो 18,000 गवर्नमेंट हो सकता है अपने से मांग ले। लेकिन अगर मान लो जेठालाल ने फ्री में अगर टीवी बेचा होता, अगर कंसिडरेशन नहीं लिया होता, तो गवर्नमेंट आती क्या मांगने पैसा जीएसटी का,
सर लॉजिकल है, नहीं आती, क्योंकि जेठालाल को ही कुछ नहीं मिला तो सरकार क्यों सामने से बोल रही कि मेरे को चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने मुझसे रेगुलर क्लासेस लगाई, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस लगाई, प्रैक्टिस बैच लगाई, और अगर मैंने आपसे कुछ चार्ज लिया और उस चार्ज पर मान लो मैंने आपको सर्विसेज दिया, और मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मतलब मेरा टर्नओवर साल का मान लो 20 लाख से ज्यादा है, लाइबिलिटी है मेरे पास रजिस्ट्रेशन लेने की, तो अगर मान लो मैंने आपसे पैसा लिया, तो भाई सर्विसेज मैंने अगर दिया, तो आपने अगर मान लो 5,000 रुपए मुझे दिया, तो 5,000 पर 18% जीएसटी भी मैं आपसे कलेक्ट करूंगा और सरकार को दूंगा। लेकिन अगर मान लो जैसे मैं ये वीडियो फ्री में यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं आपसे आपको, तो यूट्यूब पर फ्री अपलोड करने से मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो भैया फ्री में अगर मैंने आपको पढ़ाया, आपने फिर भी मेरे को अमाउंट पैसा नहीं दिया, तो सर सरकार थोड़ी ना बोल सकती कि यार आपने तो पैसा नहीं लिया, फिर भी जो है मोहित आप पेमेंट करो करके। तो आप समझ रहे हो सर, सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन अगर है तो सप्लाई होगा, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा। मतलब जब जब पैसा मिलेगा सप्लायर को, तो गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को भी पैसा चाहिए, और जब जब पैसा नहीं मिलेगा सप्लायर को, फ्री में अगर वो कोई चीज सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स किसी को बेच रहा है और पैसा नहीं मिला है, तो सर सरकार भी नहीं बोलेगी लेने को। लेकिन सर फिर भी 4 केसेस ऐसे हैं, 4 केसेस ऐसे हैं जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि सप्लायर को कंसिडरेशन नहीं मिला, स्टिल सरकार को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये केवल 4 केसेस हैं, तो अब इसको अपन थोड़ा सा बाद में समझने वाले हैं। पहला हमारा लॉजिकल सेंस यही बोलना चाहिए कि 99.9999% केसेस में ऐसा ही होगा कि अगर सप्लायर को पैसा मिला है तो ही गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। तो सेक्शन 7 सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो 2 पार्ट में टूट जाती है कि सप्लाई में क्या क्या आता है, और पार्ट बी सप्लाई में क्या क्या नहीं आता है। तो अपन सीधा सिंपल समझते हैं कि एक पार्ट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और एक पार्ट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है क्या क्या सप्लाई में आता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है सप्लाई में क्या क्या नहीं आता। तो पहले अपन समझेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पार्ट ए की सप्लाई में क्या क्या आते हैं। सर ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के पार्ट ए में 2 टुकड़ों में बातें होती है कि विद कंसिडरेशन, कब कब बोला गया है कि यार जब जब सप्लायर को पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, और ऐसे कौन से ऐसे 4 केसेस है जो कि शेड्यूल 1 में दे रखे हैं, जिसके 4 पैरास थे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, 4 पैरा कौन से जहां पर सप्लायर को पैसा नहीं मिला, स्टिल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है। ये अपन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन में बातें करेंगे। अभी अपना पूरा फोकस रहेगा विद कंसिडरेशन, मतलब कब कब जेठालाल को पैसा मिला है और जेठालाल को फिर सरकार को जाके पेमेंट करना पड़ेगा जब उसने सप्लाई किया। तो सर इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्या बोला, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कि भाई साहब ऑल फॉर्म्स, सर सबसे पहली लाइन कितनी खतरनाक लिखी सप्लाई में कि ऑल फॉर्म्स, जिंदगी में जितने फॉर्म्स हैं, कैसे भी आप किसी चीज को बेचो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर बोथ। इसको बार बार बेटा पढ़ना, इसको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, ये सेम टू सेम वर्डिंग्स आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ, और बोथ सच एज, सर ये सारे लाइन आनी चाहिए, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। मतलब सर किसी भी तरीके से आपने किसी को कोई गुड्स बेचा, किसी भी तरीके से आपने किसी को सर्विस दिया विच इज मेड, या तो आपने अभी का अभी कोई गुड्स बेच दिया, या अभी का अभी किसी ने सर्विस बेच दिया, या फिर एग्रीड टू बी मेड, या तो वादा कर लिया कोई सर्विस देने का, या फिर वादा कर लिया कोई गुड्स देने का, फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो साहब विद कंसिडरेशन वाली लाइन में इसको हम सप्लाई बोलेंगे। और ये कंडीशन बेटा ऐसी है, सारी एंड वाली है कि यार ये ऐसा कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ हो विच इज मेड या फिर एग्रीड टू बी मेड एंड फॉर कंसिडरेशन एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनका मतलब बहुत ज्यादा डीप है बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर सबसे पहली बात तो है, अगर आपको पैसा मिलता है विद कंसिडरेशन, तो सर ये सप्लाई के डेफिनेशन में आता है। तो अपने को बहुत जरूरी हो जाता है कि कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। जनरली आप तो यही समझोगे कि जेठालाल ने बबीता जी को अगर कोई गुड्स बेचा, कोई सर्विस दिया, और जेठालाल ने पैसा लिया, अमाउंट लिया, मनी लिया, तो कंसिडरेशन है। लेकिन कंसिडरेशन का मतलब केवल मनी फॉर्म में नहीं होता बेटा, कंसिडरेशन अलग अलग तरीके से आ सकता है। मैं आपको समझाता हूं कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझा के। अब ठीक से समझने की कोशिश करना कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है, बिकॉज आपके सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में तो बस लिखा है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, डिस्पोजल, लाइसेंस मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बार बार आपको लाइन बोलनी पड़ेगी, तभी आंसर में आप लिख पाओगे, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है सर, कंसिडरेशन का मतलब है पेमेंट मेड, या तो पेमेंट मिल गया है या फिर एग्रीड टू बी मेड। सर कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि कैश में है, मतलब तभी का तभी मिल जाए।
मतलब एक होता है कैश सेल्स, एक होता है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स मतलब अभी का अभी मिल गया, क्रेडिट सेल्स मतलब थोड़े दिन बाद मिलेगा। तो कंसिडरेशन का ये मतलब आप मत समझिएगा कि अभी का अभी मिले तो ही कंसिडरेशन मानेंगे। अगर बाद में वादा भी किया है कि हम तुझे पेमेंट देंगे, अगर बबीता जी ने बोला है कि यार अय्यर शाम को सोडा शॉप पे दे देगा, या फिर मुझसे आप 2 महीने बाद ले लेना जेठा जी, तो भी इसको हम कंसिडरेशन मानेंगे। कंसिडरेशन का मतलब है पेमेंट मेड, अभी का अभी मिल गया, और एग्रीड टू बी मेड। अब इसके 4 तरीके से कंसिडरेशन आपको मिल सकता है। सर 4 तरीके कौन कौन से? या तो मनी के फॉर्म में, इन मनी, या फिर अदरवाइज, या फिर कोई मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट कर दिया आपके रेसिपिएंट ने, या फिर फॉरबियरेंस। 4 तरीके से कंसिडरेशन आ सकता है। और कंसिडरेशन जरूर नहीं कि अभी की अभी आए, वादा भी किया तो अपन इसको कंसिडरेशन मानेंगे। सर इन चारों के एग्जांपल लेता हूं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड। किन चारों चीजों से? या तो इन मनी, या और अदरवाइज, या फिर कोई मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, या फिर चौथा है फॉरबियरेंस। सर इन मनी मतलब यार पैसा मिल गया, कैश मिल गया, चेक दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, कोई यूपीआई से ट्रांसफर कर दिया, इन मनी का एग्जांपल हो गया। और अदरवाइज, जेठालाल ने बबीता जी को टीवी बेचा और बबीता जी ने मनी में तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन वादा कर दिया कि यार जेठा जी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपने मुझे टीवी दिया है ना, तो मैं आपके लड़के टप्पू को फ्री में इंग्लिश कोचिंग पढ़ाऊंगी। तो अब जेठालाल ये नहीं बोल सकता मेरे को तो पैसा नहीं मिला, मेरे को तो कंसिडरेशन नहीं मिला, तो मेरे पर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं बोल सकता जेठालाल। जेठालाल को कंसिडरेशन मनी में फॉर्म में नहीं मिला, लेकिन अदरवाइज मिल चुका है। मनी फॉर्म में नहीं मिला, अदरवाइज मिल चुका, मतलब एक तरीके से बार्टर सिस्टम हो गया यहाँ पर। तो भाई साहब, इन मनी या तो रोकड़ा मिल गया, कैश मिल गया, यूपीआई मिल गया। दूसरा अदरवाइज मतलब वादा कर दिया और तरीके से, और किसी तरीके से वादा निभा दिया कि भाई तुमने टीवी दिया है, मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दूंगी करके, ठीक है। तीसरा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, सर जैसे मान लो एक बस ड्राइवर है जो पूरे के पूरे ऐसे सवारी लेकर जाता है, पैसेंजर लेकर जाता है, और रात के टाइम पूरा मुंबई से लेकर इंदौर तक आता है। तो मुंबई से इंदौर तक आता है तो बीच में एक रेस्टोरेंट से उसकी सेटिंग है। रेस्टोरेंट ओनर ने बोल रखा है कि अगर तूने अपनी बस मेरी रेस्टोरेंट पर रोकी तो मैं तुझे फ्री में खाना खिलाऊंगा। क्या बोला है रेस्टोरेंट वाले ने? कि अगर तूने तेरी बस मेरे रेस्टोरेंट पर रोकी तो मैं तुझे फ्री में खाना खिलाऊंगा। तुमको ऐसा फील आ रहा होगा कि फ्री में खाना खिलाया बस ड्राइवर को रेस्टोरेंट वाले ने, तो यहां पर तो बस ड्राइवर ने कोई पेमेंट किया ही नहीं रेस्टोरेंट वाले को, तो रेस्टोरेंट वाले को कोई भी जीएसटी सरकार को पे नहीं करना चाहिए, यही फील आ रहा है। क्योंकि बस ड्राइवर ने बस वहां पर रोकी और फ्री में खाना खा लिया, पेमेंट तो किया नहीं रेस्टोरेंट ओनर को। लेकिन बेटा कंसिडरेशन का मतलब थोड़ा सा डीप है। एक एक्ट किया है इस केस में बस ड्राइवर ने, जिसकी वजह से वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आ गया। ही हैज परफॉर्म्ड द एक्ट, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट को हम कंसिडरेशन मानेंगे। हुआ ये कि जब बस उस रेस्टोरेंट पर रुकी तो बस के सारे जो पैसेंजर्स थे उन्होंने तो इनडायरेक्टली खाना खाया, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर दिया, एक तरीके से कस्टमर को लेकर आ गया बस ड्राइवर रेस्टोरेंट की दुकान पर। तो भैया ये जो एक्ट परफॉर्म किया है, इस एक्ट की वजह से ड्राइवर ने आराम से खाना खाया है। तो फ्री का खाना नहीं था, बेसिकली उसने एक्ट किया और उसके लिए उसको खाना मिला है। तो रेस्टोरेंट वाले को जीएसटी पे करना पड़ेगा, सरकार को एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरे को तो कंसिडरेशन मिला नहीं। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि मनी फॉर्म में आए, कंसिडरेशन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट भी हो सकता है। और लास्ट वाला है फॉरबियरेंस। लास्ट वाला है फॉरबियरेंस। इस फॉरबियरेंस का मतलब आप समझिएगा बेटा। फॉरबियरेंस का मतलब होता है, फॉरबियरेंस का मतलब होता है कि यार किसी ने कोई चीज झेल ली, टॉलरेट कर लिया, किसी ने कोई चीज टॉलरेट कर लिया, किसी ने कोई चीज झेल लिया, उसको भी अपन कंसिडरेशन मानेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कि यार ये वाला एग्जांपल आप पढ़िए, आपको एग्जांपल समझ में आने लगेगा। अगर मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ, सुंदर बिल्डर्स जो था, सुंदर बिल्डर्स जो था, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया मोहन से गोकुलधाम सोसाइटी में। क्या मोहन ने बोला था 5th फ्लोर पर जिम बनाना है, मोहन ने बोला तो गोकुलधाम सोसाइटी में 5th फ्लोर पर जिम बनाना है। सुंदर बिल्डर्स ने बोला बना देंगे मोहन भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और गोकुलधाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स को पता चला कि यार ये तो 5th फ्लोर पर जब जिम बन जाएगा तो पूरा का पूरा फाउंडेशन हिल जाएगा, हो सकता है कोलैप्स कर जाए पूरी की पूरी सोसाइटी, सारी बिल्डिंगें, सारी जो घर बने हुए हैं सारे गिर जाए, खत्म हो जाए। तो इसीलिए ऑब्जेक्शन ले लिया सर, किसने ऑब्जेक्शन ले लिया, किसने, मेंबर्स ने, कि इस सुंदर को हम जिम नहीं बनाने देंगे 5th फ्लोर पर। अब ये ऑब्जेक्शन था, हाँ सर ऑब्जेक्शन था। तो सुंदर बिल्डर्स ने अपनी तिरकम लगाई, एक जो है क्रॉस ऑफर दिया मेंबर्स को कि मेंबर्स अगर आप ये जो आपका एक्सक्यूज है कि सारी बिल्डिंगें गिर सकती है, मतलब आप जो ये प्रॉब्लम आपको फेस रही, क्या आप प्लीज इसको झेल लोगे, क्या आप इसको टॉलरेट कर लोगे, क्या आप इसको फॉरबियरेंस कर लोगे, टॉलरेट कर लोगे, झेल लोगे। तो जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने बोला हम क्यों टॉलरेट करें, क्यों हम फॉरबियरेंस करें आपके लिए। तो
सुंदर बिल्डर्स ने बोला आप इसलिए फॉरबियरेंस कर लो क्योंकि मैं आपके सारे घरों में फ्री में आपसे मैं पैसा नहीं लूंगा और आपके सारे घर जो हैं खुद के उसको मैं रिनोवेट करके दूंगा, आपको उसको नया बना के दूंगा। तो आपको इनडायरेक्टली क्या लगेगा कि सुंदर बिल्डर्स ने फ्री में सारे मेंबर्स के घर रिनोवेट करके दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन दिया है किसने? मेंबर्स ने सुंदर बिल्डर्स को, मेंबर्स ने सुंदर बिल्डर्स को कंसिडरेशन दिया है इन फॉर्म ऑफ फोरबियरेंस, इन फॉर्म ऑफ टॉलरेटिंग एक्ट, इन फॉर्म ऑफ झेल लिया। क्या झेल लिया? मेंबर्स ने ये झेला कि भैया ठीक है यार, कमजोर होगी बिल्डिंग तो होगी करके, हमको प्रॉब्लम है तो है, उस प्रॉब्लम को टॉलरेट करने का, उस फॉरबियरेंस का इनडायरेक्टली सुंदर बिल्डर्स ने घर बना के दे दिए। तो सुंदर बिल्डर्स ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो फ्री में सबके घर बना के दिए, मैं तो जीएसटी सरकार को पे नहीं करूंगा। सरकार क्या बोलेगी? कंसिडरेशन है फ्रॉम मेंबर्स टू सुंदर बिल्डर्स इन फॉर्म ऑफ फॉरबियरेंस, इन फॉर्म ऑफ टॉलरेटिंग एन एक्ट। तो सर 4 तरीके से कंसिडरेशन आ सकता है। सर 4 तरीके कौन से थे मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं। सर 4 तरीके थे आपके। कंसिडरेशन कैन बी मेड और एग्रीड टू बी मेड इन मनी, पैसा मिल गया, और अदरवाइज जैसे बबीता जी ने जो है टप्पू को इंग्लिश कोचिंग पढ़ा दी जब उनको टीवी मिला जेठालाल से। तीसरा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट कि बस ड्राइवर ने रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दी। और चौथा फॉरबियरेंस कि भैया मेंबर्स ने फॉरबियर कर लिया, टॉलरेट कर लिया एक्ट। तो चारों तरीके से कंसिडरेशन हो सकता है। तो भैया कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमको याद रहेगी। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि केवल और केवल मनी में आए, इट कैन बी अ पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज, और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, और फॉरबियरेंस इन रिस्पॉन्स टू फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या फिर बोथ। लेकिन इस कंसिडरेशन की डेफिनेशन में बेटा 2 चीजें नहीं आती, और वो 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। सर 2 चीजें कौन सी नहीं आती? ये देखो सर, 2 चीजें नहीं आती। एक तो सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा रिटर्नेबल डिपॉजिट। रिटर्नेबल डिपॉजिट मतलब कि अगर मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी है जो कि नेचुरल गुड्स एंड नेचुरल कोई गुड्स बनाती है ना, प्रकृति से रिलेटेड कोई गुड्स बनाती है। मान लो वो चीज है 10 रुपए की, फॉर एग्जांपल साबुन बनाया एक कंपनी ने 10 रुपए का, तो सरकार खुश होकर बोली कि यार साबुन आप 10 रुपए की बनाओगे। हाँ सर, साबुन हम 10 रुपए की बनाएंगे और बेचेंगे लोगों को 10 रुपए में। तो जो कस्टमर है उस कंपनी को कितना रुपए देगा? 10 रुपए देगा। तो गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वादा किया कि यार आपने नेचुरल तरीके से साबुन बनाई है, तो हम आपको प्रमोट करने के लिए एक साबुन जब आप किसी कस्टमर को बेचोगे तो हम आपको उस एक साबुन पर 2 रुपए भी देंगे। तो टोटल कंसिडरेशन, टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है एक साबुन बेचने पर उस कंपनी को? सर उस कंपनी को मिल रहा है एक तो 10 रुपए कस्टमर से मिल रहा है एक साबुन को बेचा तो, और 2 रुपए मिल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो टोटल कंपनी के हाथ में आ रहा है 12 रुपए। तो टैक्स जीएसटी कितने पर भरना है? 12 रुपए पर कि 10 रुपए पर? तो बोलते हैं कंसिडरेशन जो है आपकी केवल 10 रुपए ही रहेगा, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ मिली है किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन को इन सप्लाई, तो उस 2 रुपए को अपन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन नहीं बनाएंगे, केवल 10 रुपीज पर ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती तो ही एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर मान लो कोई लोकल अथॉरिटी हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, सब्सिडी देता उस साबुन बनाने पर, तो वो भी पार्ट बनती आपके साबुन की, और आप टोटल उसको आप इंक्लूड करते इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। और दूसरा है रिटर्नेबल डिपॉजिट। सर रिटर्नेबल डिपॉजिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई घर किराए पर लिया, किराया था टोटल 5,000 रुपए, किराया था टोटल 5,000 रुपए, तो कंसिडरेशन टोटल 5,000 रुपए ही है। लेकिन मान लेते हैं आपने एडवांस दे रखा है, एडवांस दे दिया, एडवांस नहीं बोलूंगा, आपने डिपॉजिट दे दिया। जैसे बहुत बार डिपॉजिट देते हैं कि 2 महीने का आप डिपॉजिट करके रखो, जब आप ये घर छोड़ोगे तो हम आपको वापस कर देंगे। तो 5,000 तो किराया है, वो तो कंसिडरेशन है। लेकिन मान लो जो डिपॉजिट दिया आपने, मान लो डिपॉजिट दिया 20,000 रुपए का, जो कि आप जब घर छोड़ोगे वापस आ जाएगा, तो ये 20,000 है बेटा, रिटर्नेबल डिपॉजिट है। तो ये 20,000 आपको वापस आ जाएगा। तो 20,000 वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। 20,000 वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। आप केवल जीएसटी पे करोगे ₹5,000 पर। लेकिन अगर मान लो वो 20,000 का जो आपने डिपॉजिट देकर रखा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो लैंडलॉर्ड है वो एडजस्ट कर लेता है रेंट के साथ कि यार आपने कोई चीज तोड़ दी उनके घर पर, या फिर आपने 1-2 महीने का रेंट नहीं दिया, तो भैया जो 20,000 अगर एडजस्ट हो गए तो फिर उसको हम कंसिडरेशन का पार्ट बनाएंगे। लेकिन रिटर्नेबल डिपॉजिट है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। हाँ तो दोस्त, हमने कंसिडरेशन का मतलब समझ लिया। तो कंसिडरेशन आपको पता है मनी फॉर्म में नहीं, उसके अलावा भी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज मनी में भी नहीं आ रही, अदरवाइज भी नहीं आ रही, मॉनेटरी वैल्यू कोई एक्ट भी नहीं हो रहा, फॉरबियरेंस भी नहीं हो रहा, इन चारों नहीं हो रहा, तो सर वो 7(1) में नहीं आता है। ठीक है, वो फिर और कोई अगर पैरा में जा रहा होगा, सप्लाई माना होगा, तो वो अलग बात है, यहाँ पर तो नहीं आएगा। तो बोला गया है कि 7(1) में ऑल फॉर्म्स ऑफ दिस सच एज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस भी होना चाहिए। हो सकता है सर आपको पैसा मिला, आपको कंसिडरेशन मिला, लेकिन आप उस चीज का बिजनेस ही नहीं करते हो, तो सर वो
आपके सेक्शन 7(1) में नहीं आएगा, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर क्या बिजनेस होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी जाती है अपनी पूरी ज्वेलरी जो पुरानी है, उनकी पूरी ज्वेलरी 10 करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी है वो जाती है ज्वेलर के पास बेच देती है। ठीक है, मुझे बताओ ज्वेलरी जो है वो मूवेबल आइटम है, मतलब उसको मैं गुड्स में ले सकता हूँ? इसको मैं चेक करके बताता हूँ आपको, इधर देखो। क्या आपकी जो ज्वेलरी है मम्मी की, वो क्या गुड्स आती है? गुड्स में बोलते हैं उसको, हाँ सर वो गुड्स है, तो सर वो यहाँ पर तो टिक हो जाएगा। क्या क्या मम्मी उसको जाके बेच रही है? हाँ सर वो सेल कर रही है। सप्लाई की डेफिनेशन चेक करते हैं, कंसिडरेशन मिला उनको? हाँ कंसिडरेशन मिला, इसीलिए सर अपन इधर की साइड आ चुके हैं। कंसिडरेशन मिला तो अपन इधर की साइड आ चुके हैं। अब मुझे बताओ, क्या मम्मी को उसका कंसिडरेशन मिला? हाँ सर। क्या ज्वेलरी एक गुड्स है? हाँ सर। तीसरा, क्या वो सेल कर रही है मम्मी? हाँ कर रही है। क्या उन्होंने सेल कर दिया, इट इज मेड? हाँ सर कर दिया। लेकिन क्या मम्मी का वो बिजनेस है ज्वेलरी सेल करना? नहीं है। इसीलिए ज्वेलरी के अगर 10 करोड़ 20 करोड़ 1000 करोड़ भी क्यों ना मिल रहे हो मम्मी को, उस पर जीएसटी मम्मी को ज्वेलर से कलेक्ट करके सरकार को देने की जरूरत नहीं है। मम्मी कौन थी? सप्लायर थी, सप्लायर ऑफ गुड्स। लेकिन मम्मी को स्टिल उस ज्वेलर से जिसको उन्होंने ज्वेलरी बेची उससे अलग से जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज्वेलरी बेचना मम्मी का बिजनेस नहीं है। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा, सर बिजनेस की डेफिनेशन हम समझेंगे, मतलब सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूं कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है। जनरली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट डेफिनेशन है बिजनेस की, वो डेफिनेशन दे रखी है इधर इधर इधर, ये देखो, ये है बिजनेस की पूरी डेफिनेशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं क्या है। सबसे पहले जब बिजनेस की डेफिनेशन आ रही है तो आपको सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर, मतलब जो चीज सप्लायर कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि ये चीज को हम बिजनेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। एक एक लाइन पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहला, एनी ट्रेड, मतलब कोई भी चीज बेचना। कॉमर्स, मतलब जो ट्रेड से रिलेवेंट चीजें हैं। एड टू ट्रेड जिसको बोलते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वो भी बिजनेस में आता है। मैन्युफैक्चर, कोई चीज को बनाना। प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये डॉक्टर, ये सारी चीजों को बिजनेस में लिया गया है। इवन इफ नो पिक्यूनरी इकोनॉमिक बेनिफिट, यहां से एमसीक्यू आएगा। बोलते हैं कि अगर मान लो किसी बंदे ने ट्रेड किया, कॉमर्स किया, मैन्युफैक्चर किया, प्रोफेशन किया, लेकिन स्टिल उसने कोई कमाया नहीं, कोई भी उससे इकोनॉमिक बेनिफिट उसको नहीं मिला, अर्निंग नहीं हुआ, उसका ये माइंडसेट नहीं था कि मैं इससे प्रॉफिट बना लूंगा, स्टिल उसको हम बिजनेस में काउंट करेंगे। हो सकता है आपने क्लास 12th में ऐसा पढ़ा होगा कि प्रॉफिट होता है तो बिजनेस होता है, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, प्रॉफिट ना है तो भी उसको बिजनेस में लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रेलवेज जो है, रेलवेज जो एसी की आपकी टिकट होती है उस पर जीएसटी लग के आता है। रेलवेज किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का क्या मोटिव होगा रेलवेज से पैसा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का? ना बाबा ना। स्टिल उसको बिजनेस की डेफिनेशन में रखा गया है, मतलब उसको बिजनेस की डेफिनेशन में रखा, इसीलिए तो सेक्शन 7(1)(a में इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में वो टिक हुआ। अगर वहां पर टिक नहीं होता तो भैया ऑटोमेटिकली वो बिजनेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और आपके सप्लाई की डेफिनेशन को पूरी नहीं करता विद कंसिडरेशन वाली, तो हो सकता है उस पर जीएसटी नहीं लगता। सर दूसरा, एक्टिविटी इंसिडेंटल, एंशिलरी और इन सेम नेचर ऑफ अबव इवन इफ नो वॉल्यूम या फिर कंटिन्यूटी, मतलब जैसे जैसे अगर मान लो जेठालाल टीवी बेचता है और टीवी बेचने के साथ वो किसी को कंसल्ट कर दिया कि टीवी कैसे बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप कैसे चलाते हैं, तो वो जो कंसल्टेंसी है उसका वो मेन बिजनेस नहीं है, इट इज एंशिलरी एक्टिविटी, इट इज जस्ट इंसिडेंटल टू हिज मेन बिजनेस। उसने कंसल्टेंसी वो कभी कभी करता है, साल भर में शायद उसने इक्का दुक्का एक को कंसल्टेंसी किया होगा, है ना, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है, कंटिन्यूटी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या वो बिजनेस जो मेन बिजनेस है उसका प्रिंसिपल बिजनेस उससे रिलेवेंट है, उससे कनेक्टेड है, हाँ, तो उसको भी हम बिजनेस के डेफिनेशन में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं एक्सक्यूज दे सकता जेठालाल कि यार मैंने कंसल्टेंसी का पैसा लिया तो ये तो मेरा इक्का दुक्का बिजनेस है, कभी कभी करता हूं मैं, तो ये तो मेरी बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो मैं इस पे जीएसटी पे नहीं करूंगा। ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकता जेठालाल, बिकॉज उसको अलग से बिजनेस की डेफिनेशन में रखा है कि एक्टिविटी इंसिडेंटल, एंशिलरी और इन सेम नेचर ऑफ अबव अबव को भी आप बिजनेस के डेफिनेशन में काउंट करते हो, उस पर भी जीएसटी लगेगा लगेगा लगेगा, अगर वो दूसरी कंडीशन ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रही है तो। सर सेकंड, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। अगर मान लो आप कोई बिजनेस सोच रहे हो, उसके पहले आप कोई चीज का सप्लाई कर देते हो या फिर कोई चीज खरीद लेते हो, या फिर आप बिजनेस बंद कर देते हो, उसके बाद कोई आपकी पुरानी मशीन बची हुई है उसको आप बेच देते हो या फिर स्क्रैप में बेच देते हो पूरा कबाड़ा होने के बाद, तो कमेंसमेंट के पहले और क्लोजर के बाद भी अगर कोई ट्रांजेक्शन में, कोई सप्लाई में, कोई बिजनेस से कनेक्टेड ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हो, तो सर उसको भी बिजनेस की डेफिनेशन का पार्ट बना गया है। कोई इसका एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि नहीं यार बिजनेस के पहले, बिजनेस के बाद, क्लोजर के बाद, कमेंसमेंट के पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, उसको भी बिजनेस की डेफिनेशन में लिखा गया है।
जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये पहले वाले का एग्जांपल था, आप रीड कर सकते हो। तीसरा, फैसिलिटीज बाय क्लब एसोसिएशन टू मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन। जैसे कोई क्लब है, गोकुलधाम सोसाइटी है, तो गोकुलधाम सोसाइटी का जो अध्यक्ष है, जो वो क्या बोलता है, एक में सेक्रेटरी जो है, तो गोकुलधाम सोसाइटी अगर सारे मेंबर्स से मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है, तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये तो जो है ना मेंटेनेंस चार्जेस है, नॉर्मल तो चीज है, ये तो बस गोकुलधाम सोसाइटी वाले जो है बस एक पॉइंट है कि यह खर्चा हो गया है तो मेंबर से रिकवर कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। तो गोकुलधाम सोसाइटी कोई क्लब हो गया, कोई एसोसिएशन हो गया, वो अपने मेंबर्स से कुछ चार्ज कर रहे हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो इसको भी बिजनेस के डेफिनेशन में काउंट किया गया है। अगर मान लो मेंटेनेंस चार्जेस जो साल भर में लिए अगर वो 20 लाख से क्रॉस हो जाते हैं, मतलब वो जो क्लब है वो टैक्सेबल पर्सन बन जाती है, टैक्सेबल पर्सन बन जाती है, वो लायबल टू रजिस्टर बन जाती है, तो सर क्लब को उस मेंटेनेंस चार्जेस के साथ जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि कंसिडरेशन हो गया, बिजनेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। सप्लाई में ऑल फॉर्म्स काउंट होता है, तो ऑल फॉर्म्स में एक तरीके से मेंटेनेंस चार्जेस भी आ गया, सर्विसेज की डेफिनेशन भी सेटिस्फाइड हो गई, तो सर उस मेंटेनेंस चार्जेस पर भी जीएसटी लेना पड़ेगा क्लब को और सरकार को देना पड़ेगा। सर तीसरा है, चौथा है, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, एग्जांपल सिनेमा टिकट। जैसे कि हम सिनेमा देखने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो जो सिनेमा टिकट है उसको भी बिजनेस की डेफिनेशन में काउंट किया, वैसे अलग से करना नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। फिफ्थ, सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड या फिर प्रोफेशन, एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर डायरेक्टर दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है मेन डायरेक्टर जो एम्प्लॉय हो गया कंपनी का, और एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपन ऐसे डायरेक्टर को हायर किया हुआ जो कि ओवरऑल कंपनी का देखता है कि सही चल रही है नहीं चल रही करके। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये अलग से एक होल्ड कर रखा है पोजीशन उस कंपनी में, तो जो होल्ड कर रखा है उस पोजीशन को, वो अगर काम करके दे रहा है कंपनी से रिलेटेड, तो ये अलग अलग दो पार्टीज हो गए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने उस कंपनी को कोई सर्विस दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सर्विस दिया, तो इसको हम बिजनेस में मानेंगे। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई सर्विस दे रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हो सकता है जीएसटी नंबर लेकर जीएसटी कलेक्ट करके फिर सरकार को जमा करवाना पड़े। सर सिक्स वाला है, एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। जनरली इतना डीप में लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने लिख रखा है तो अपन समझ लेते हैं कि भैया कोई बुक मेकर है, जैसे घोड़ों की जो रेस होती है जिसमें गधे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों ने अगर कोई सट्टा लगा रखा है और वहां पर कोई ऐसी सर्विस हो रही है, जैसे ये टोटली सेटर, मतलब वो होता है बेसिकली एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें देखते हैं कौन जीता, किसने कितना बैट लगाया, या फिर जो बुक मेकर होता है वो काउंटिंग करता है किसने कितना जीता कितना नहीं जीता। तो ये सर्विस होती है, इसको भी अपन बिजनेस के फॉर्म में लेते हैं, ऐसा नहीं बोलते नहीं तो मजे की सर्विस है, ये तो जो है बिजनेस है ही नहीं, ऐसा नहीं भैया, एक्सक्यूज मत दो, है ना। चुपचाप जीएसटी भरो, बिजनेस की डेफिनेशन में आ रहा है। एनी एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब वो जो कचरे की गाड़ी आती है ना, कि बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो जो गवर्नमेंट है वो सर्विस दे रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, ये तो बस मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है, तो ये बिजनेस में नहीं आता। तो अगर मान लो कोई मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट आपसे चार्जेस ले रही है, तो आप बोलो कि हाँ ये बिजनेस में आता है, और ये बिजनेस में आता है तो जीएसटी की कंडीशन दूसरी सेटिस्फाइड हुई, तो इसको हम इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काउंट करेंगे, आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा था, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा मान लो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर आपके पापा का जो है बिजनेस है, किसी भी चीज को बेचते हैं, फॉर एग्जांपल उनका किराने का दुकान है, ठीक है, लेकिन मान लो उनका किराने का दुकान उनका मेन बिजनेस हो गया, किराने का दुकान उनका मेन बिजनेस हो गया, लेकिन मान लो उनके पास एक पुरानी कार पड़ी हुई थी मर्सिडीज, तो मर्सिडीज उन्होंने मान लो 50 करोड़ में बेची। अरे बहुत थी भैया, राजा आदमी थे तुम्हारे पापा, तो उन्होंने 50 करोड़ में बेच दी। तो उस 50 करोड़ पर अगर मान लो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 50 करोड़ का जो आइटम बेचा है ये कंसिडरेशन है, आप इसको बिजनेस में लो, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। आपके पापा का मेन बिजनेस था वो किराने का, तो भले उनको बहुत बड़ा पेमेंट मिल गया, लेकिन वो कार बेचना सेकंड हैंड जो उनके पास पड़ी हुई है उनका मेन बिजनेस नहीं है, तो उस 50 करोड़ पर किसी को भी वो कार बेचे अलग से जीएसटी चार्ज करके सरकार को देने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। होप आप लोगों को ये चारों चीजें सब मिल बैठ के सब एक साथ आएंगे, चमत्कार होगा दुनिया में, तो ही ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस काउंट करेगी और 7(1) में इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर दूसरा 7(1) में है एक 7(1)(b। बेसिकली यहाँ पर सरकार को ये डर लगा कि अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई होबो है, कोई लोबो है, होबो है, डोबो है ना, डोनाल्ड ट्रंप है, उससे मैंने बोला कि यार ये सर्विस मेरे को प्रोवाइड कर, तो अगर उसने वो सर्विस मुझे प्रोवाइड करी, तो जनरली तो हम इस वाले क्लॉज में क्या लेते थे कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो ही वो जीएसटी में आता है। लेकिन 7(1)(b) में बोल रखा है कि सर अगर आपने लोबो, होबो, डोबो, डोनाल्ड ट्रंप जो बाहर के लोग हैं, अगर वो आपको सर्विस देते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करके देते हैं, और अगर आपने उनको कुछ पेमेंट किया है, फॉर कंसिडरेशन है, अगर आपने उनको कुछ पेमेंट किया है, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है कि वो
आपके बिजनेस से रिलेटेड है या फिर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो हमेशा हमेशा जीएसटी के दायरे में आएगा। मतलब लोगों ने अगर कोई सर्विस दिया जिसका उसने पेमेंट लिया, तो चाहे जेठालाल ने अपने घर का फर्नीचर उससे ठीक करवाया, घर के लिए कोई सर्विस लिया या फिर दुकान के लिए, शॉप के लिए कोई सर्विस दिया, इट वोंट बी रिलेवेंट कि उसने किस चीज के लिए सर्विस लिया। इफ ही हैज टेकन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, तो एज पर सेक्शन 7(1)(b) कंसिडरेशन है और उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा जेठालाल को। समझेंगे कैसे पे करना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि भैया वो सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं एज पर सेक्शन 7(1)(b)। अच्छा जी, एक चीज और कर लेते हैं। अपना जो सेक्शन 7(1) चल रहा है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 चल रहा है, इसमें बेसिकली विद कंसिडरेशन में तीन पार्ट थे, एक 7(1)(a), 7(1)(b) और एक तीसरा है जो कि इतना लॉजिकल नहीं है, बट ठीक है फिर भी डाल रखा है क्लैरिफिकेशन के लिए, तो वो पढ़ लेते हैं। तो 7(1)(a) हो गया, 7(1)(b) हो गया, 7(1)(a) हो गया। इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है, जैसे कोई क्लब हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, ट्रस्ट हो गगया, बेसिकली क्लैरिफिकेशन है कि इन लोगों ने अगर अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दी, जैसे जेठालाल को बिल दिया मेंटेनेंस का, किसने, क्लब ने, अपने पूरी सोसाइटी ने, कि भैया ये मेंटेनेंस का बिल जो है क्लियर कर, और उसके लिए कंसिडरेशन मांगा कि ये पैसा क्लियर कर, तो इसको एज पर सेक्शन 7(1)(a) क्या बोला गया है, सप्लाई बोला गया है। जैसे जनरल क्लैरिफिकेशन है, आई डोंट थिंक इस पर क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली क्या है, विद कंसिडरेशन के तीन पार्ट है सर। विद कंसिडरेशन के तीन पार्ट कौन से है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में तीन पार्ट दिए हुए हैं। सेक्शन 7(1)(a), जिसमें वो बड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ, है ना, सच एज सेल, बार्टर, लीज, डिस्पोजल, रेंटल, लाइसेंस, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भैया इसमें सप्लाई आ जाएगा सर। दूसरा 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी दे रखा है, जिसमें बोला गया है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है, क्योंकि सब में कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व हो गई थी, फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को भी सप्लाई माना गया है। और दूसरा है 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA, जिसमें बोला गया है कि एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अगर किसी इंडिविजुअल को सर्विस देता है और उसके बदले अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज किया, तो सर इसको हम बोलेंगे कि ये सप्लाई का पार्ट है। तो ये है अपना सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। देखिए सर, हमने ये तो समझ लिया सेक्शन 7 में कि कब कब कंसिडरेशन मिलता है तो सप्लाई कहा जाता है, लेकिन सर ऐसे चार केसेस हैं, ऐसे चार पैरा है जहां पर आपको कंसिडरेशन नहीं मिले, स्टिल सरकार बोलती है सप्लायर को कि मेरे को तो पैसा चाहिए, मेरे को तो जीएसटी चाहिए करके। ये चार बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली लिखे हुए हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। क्योंकि अभी तक अपन ने बात करी, जो 7(1)(a) की बात कर ली, बी की बात कर ली और यहाँ पर AA की भी बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे 7(1)(c) शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन चार पैरा है और एक एक पैरा की बात करते हैं। देखो पैरा नंबर 1 क्या बोलता है। पैरा नंबर 1 आपको कहता है, ये देखिए सर, ये देखिए पैरा नंबर 1 आपको क्या बोलता है। पैरा नंबर 1 आपको बोलता है कि परमानेंट ट्रांसफर अगर किया आपने या फिर डिस्पोजल किया किसी भी बिजनेस असेट का जिस पर आपने आईटीसी ले रखी थी, तो भाई हम ये मानेंगे कि अगर आपने आईटीसी ले रखी थी परचेज के टाइम पर, तो सेल भी आप किसी ऐसे इंसान को करते जो आपको पेमेंट करे, कंसिडरेशन दे। इफ यू हैव टेकन द आईटीसी, इफ यू हैव अवेल्ड द आईटीसी ऑन एनी असेट, एनी बिजनेस असेट, और आप उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हो, तो सर उसको आप विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने ऐसा कोई काम किया, स्टिल यू नीड टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जेठालाल के पास एक टीवी था और इस टीवी पर इसने मान लो 1 लाख के टीवी पर 18% के हिसाब से 18,000 का आईटीसी जो है अवेल कर लिया, आईटीसी 18,000 ले लिया, लेकिन अब इसको ये फ्री में सेल कर देता है ना, कोई कंसिडरेशन नहीं लेता। फॉर एग्जांपल ये अपने घर पर ले जाकर ये टीवी को लगा देता है, परमानेंटली ट्रांसफर कर देता है, या फिर ये किसी ट्रस्ट को, ऐसे बच्चों के अनाथालय को दे देता है, डोनेट कर देता है। तो भाई यहाँ पर तो आपने 18,000 सरकार से ले लिया, लेकिन आगे जाके तो आप फ्री में दे रहे हो। तो सर अगर आपने किसी असेट पर आईटीसी ले रखा था, तो फर्दर आप उसको सप्लाई करते हो जिस पर आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, तो ऐसा माना जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन आपने फर्दर सप्लाई किया है, वो एज पर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 सप्लाई कहा जाएगा। पैरा नंबर 1 ये बोलता है, पैरा नंबर 1 ये बोलता है। एक बार आप इसको रीड करोगे घर पर तो आपको समझ में आने लगेगा। पैरा नंबर 2 क्या बोलता है, अगर सप्लाई है सर किसके बीच में, सप्लाई है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सर इसको हम मानेंगे कि ये सप्लाई माना जाता है। मतलब कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई भी गुड्स सर्विस का सप्लाई हुआ या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी चीज का सप्लाई हुआ, तो इवन इफ इट इज विदाउट consideration it would be a deemed supply, it would be a supply considered as per para number 2, as per para number
टू। अपन इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड बातें करते हैं कहना क्या चाहता है। अब अपन समझते हैं कि कब सप्लायर और रेसिपिएंट डिपेंडेंट, सॉरी, कब सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन कहलाए जा सकते हैं। तो ये दिया हुआ है इधर, नोट 1, व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पर्सन टू ईच अदर, क्योंकि अगर रिलेटेड हुए और अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को सप्लाई किया और भले वो फ्री में किया तो भी सप्लायर को जीएसटी सरकार को पे करना पड़ेगा, भले ही रेसिपिएंट ने कोई पेमेंट नहीं किया। तो कब हम रिलेटेड पर्सन मानेंगे? बिकॉज सर ये पैरा नंबर 2 इसलिए लॉजिकल साउंड करता है क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि रिलेटेड पर्सन है, मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है, कंसिडरेशन भले ही नहीं ले रहे, हमको तो जीएसटी चाहिएगा भाई। सबसे पहले अगर मान लो एक बिजनेस है और इस बिजनेस का कोई डायरेक्टर है, कोई पार्टनर है, कोई ऑफिसर है और कोई दूसरा बिजनेस है, और यहाँ पर अगर कॉमन डायरेक्टर है, दोनों बिजनेस के कॉमन डायरेक्टर है, कॉमन पार्टनर है, कॉमन ऑफिसर है, और इन दोनों कॉमन लोगों ने एक दूसरे के बीच में कोई सप्लाई किया हुआ, तो अपन मानेंगे कि भले उन दो कॉमन डायरेक्टर, उन दो कॉमन पार्टनर्स ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया एक दूसरे को, है ना, लेकिन स्टिल इट वुड बी काउंटेड एज अ डीम्ड सप्लाई अंडर दिस पैरा नंबर 2। या फिर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो भी रिलेटेड पर्सन है। अगर कोई वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, जैसे कोई होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है तो एक दूसरे को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। थर्ड पर्सन हु कंट्रोल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 25% और मोर ऑफ वोटिंग पावर ऑफ बोथ ऑफ देम। सर मतलब मान लो एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। फॉर एग्जांपल सप्लायर है एबीसी लिमिटेड और रेसिपिएंट है एक्सवाईजेड लिमिटेड, और इन दोनों का एक कॉमन पर्सन है जिसके पास दोनों का जो है ना 51% शेयर होल्डिंग है जिसका नाम है रमन। ये रमन जो है ना दोनों में शेयर होल्ड कर रहा है, इस एबीसी लिमिटेड में भी 51% शेयर होल्ड कर रहा है, इस एक्सवाईजेड लिमिटेड में भी 51% होल्ड कर रहा है। तो अब तुमको फील आएगा एबीसी लिमिटेड अगर कुछ भी सप्लाई करेगी अब एक्सवाईजेड लिमिटेड को तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज एक कॉमन इंसान दोनों का जो है कंट्रोल कर रहा है। तो हो सकता है एक्सवाईजेड लिमिटेड कोई पेमेंट नहीं दे एबीसी को, लेकिन स्टिल एबीसी एज अ सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है सर। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। सर एक तो हुआ वोटिंग पावर से कंट्रोल, एक हो सकता है इन्फ्लुएंस हो, भले वोटिंग पावर नहीं हो लेकिन उन दोनों की वो बात माननी पड़ती होगी। रमन ने शेयर्स तो होल्ड नहीं कर रखे लेकिन ऐसा इन्फ्लुएंस है दोनों कंपनीज पर कि दोनों कंपनी उसकी बात मान रही है, तो भी अपन बोलेंगे कि दोनों रेसिपिएंट सप्लायर जो दोनों कंपनीज है, दोनों जो पर्सन है वो क्या है, रिलेटेड पर्सन है। टुगेदर दे कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ थर्ड पर्सन, मतलब वो दोनों एबीसी लिमिटेड एक्सवाईजेड लिमिटेड दोनों की एक कॉमन सब्सिडरी है और दोनों जो है कंट्रोल कर रहे हैं मान लो एमएनओ लिमिटेड को। एक एबीसी लिमिटेड है सप्लायर और एक है रेसिपिएंट एक्सवाईजेड लिमिटेड। ये कौन है, एबीसी सप्लायर है, ये एक्सवाईजेड रेसिपिएंट है, और ये दोनों जाके कंट्रोल कर रहे हैं एक तीसरी कंपनी एमएनओ लिमिटेड को। तो अपन ये मानेंगे भैया ये दोनों कनेक्टेड है। अगर मान लो इस सप्लायर ने इस रेसिपिएंट को कुछ भी सप्लाई किया तो भले पेमेंट नहीं मिला, ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों रहेंगे रिलेटेड पर्सन। ठीक है सर। फिर है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली मतलब सर स्पाउस, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, चिल्ड्रन, ये दोनों जो है, ये जो है मेन, अगर ये स्पाउस है, चिल्ड्रन, ये डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो उससे कोई मतलब नहीं लेता। अपन बोलते हैं कि स्पाउस चिल्ड्रन जो है ये रिलेटेड पर्सन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको जो है फीस लेकर अपना रेगुलर बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको पढ़ाता हूँ, राइट। लेकिन अगर मान लो कल से मेरा कोई बच्चा होता है, उसको मैंने फ्री में पढ़ा दिया, तो सरकार बोलती है कि आप अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हो, तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे इट इज विदाउट कंसिडरेशन। आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो रिलेटेड पर्सन है आपका, तो इवन इफ यू हैव नॉट चार्ज एनी फीस फ्रॉम दैट चाइल्ड यू स्टिल नीड टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। तो मुझे कोई पैसा नहीं मिला अपने बच्चे से लेकिन मैंने फ्री में पढ़ाया, स्टिल आई नीड टू पे टू द गवर्नमेंट बिकॉज वो मेरा रिलेटेड पर्सन था। वो मैं पैरा नंबर 2 में फंस जाऊंगा, पैरा नंबर 2 में फंस जाऊंगा अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाने से। लॉजिकल आप बोलोगे पता कैसे चलेगा करके, कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग से इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है, बस आप पढ़ लो, आपके एग्जाम में दे रखा है, प्रैक्टिकली आपको आर्टिकलशिप में समझ में आएगा। ठीक है सर। दूसरा है डिपेंडेंट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। अगर आपका कोई पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये चार लोग अगर केवल आप डिपेंडेंट है तो ही रिलेटेड पर्सन है, अदरवाइज नहीं है। मतलब किसी मेरे डिपेंडेंट भाई को मैंने अपनी सर्विसेज दिया, फ्री में दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया करके, स्टिल आई नीड टू पे टू गवर्नमेंट। लेकिन डिपेंडेंट है तो, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन स्पाउस और चिल्ड्रन में ये डिपेंडेंट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दे आर माई रिलेटेड पर्सन। लास्ट है सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब मेरा कोई एक लौता, मेरा अकेला, वो मेरा ही काम करता, मेरा ही एजेंट है। तो अगर मैंने उस एजेंट को कोई फ्री में बोला कि यार माल बेच दे और मैंने फ्री में सर्विस दिया, कोई माल मैंने फ्री में उसके तक भिजवाया, तो भी वो बोलेंगे कि भैया आपने माल फ्री में भिजवाया तो भी आपको एज अ सप्लायर
जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन दे रखी है रिलेटेड पर्सन की। किसकी डेफिनेशन है? रिलेटेड पर्सन की। तो रिलेटेड पर्सन के बीच में कुछ सप्लाई होगा तो जीएसटी स्टिल सप्लायर को पे करना पड़ेगा। ओके सर। अब अपन समझते हैं कि सर रिलेटेड पर्सन के अगर बीच में सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन है तो सप्लाई मानते हैं इवन इट इज विदाउट कंसिडरेशन। कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी ऐसा मानते हैं? हाँ। तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है सर? बेसिकली डिस्टिंक्ट पर्सन का मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। डिस्टिंक्ट पर्सन की सबसे पहले तो डेफिनेशन आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन दो प्रकार से डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है। एक 25 सबसेक्शन 4 में हो सकता है या फिर 25 सबसेक्शन 5 में हो सकता है। 25 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है इफ अ पर्सन ऑब्टेन्ड or required to obtain more than one registration in one state or more than one state, then person shall be distinct person for each such registration. For each such registration. अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, अपन इसके पहले 25 सबसेक्शन 5 में पढ़ लेते हैं, बस रीडिंग कर रहे हैं। If a person has obtained or required to obtain registration in a state for his establishment and has another unregistered establishment in other state, then also such establishment shall be treated as distinct person. मैं आपको इसका सीधा सीधा एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अगर मैंने उसका ठेका डाला, कोई दुकान डाली, तो उसका मुझे अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता बिकॉज इट इज आउट ऑफ जीएसटी। उसका मुझे जीएसटी नंबर लेना नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन स्टिल मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, ऐसे ही दे दिया कि यार ये अल्कोहलिक लिकर का मैंने जो है अलग से जीएसटी नंबर लेकर रखा है। तो भाई साहब ये बोलते हैं कि अगर आपकी खुद की कोई ब्रांच है सेम पैन नंबर पर जो मैंने रजिस्टर कर रखी, मेरी जो खुद की एक ब्रांच है, अगर मैंने उसका अलग से एक और जीएसटी नंबर ले लिया सेम स्टेट में, जबकि मेरे को जरूरत नहीं थी, सेम स्टेट में तो वैसे भी मेरे को अलग से एक जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, सेम स्टेट में मैं एक सिंगल जीएसटी से काम चला सकता हूं। लेकिन दूसरी कोई स्टेट में मैं बिजनेस ओपन करता हूं तो मुझे उसका अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ता है बिकॉज जीएसटी नंबर स्टेट वाइज होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। सर अगर मैंने एक सेम स्टेट में महाराष्ट्र में 2-3 दुकानें खोल ली और अगर मैंने सारी दुकानों का अलग अलग जीएसटी नंबर ले लिया, तो सर सारी शॉप, सारी ब्रांचेस मेरे लिए क्या होंगी? डिस्टिंक्ट पर्सन होंगी। सारी ब्रांचेस वैसे तो है एक ही इंसान की सेम पैन नंबर पर, लेकिन सबका अलग अलग मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, तो सर वो उन सारी ब्रांचेस को सेम स्टेट में भले हैं, वो हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर कोई दूसरी स्टेट में मैंने अगर कोई ब्रांच ओपन किया होता, किसी भी ब्रांच ओपन करता, भले उसका मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता नहीं लेना पड़ता, अगर मैंने फिर भी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, तो वो दूसरी स्टेट की जो ब्रांच है वो मेरे लिए क्या हो जाती है? डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने कहीं पर भी जीएसटी नंबर ले रखा है तो सारी ब्रांचेस जो सेम पैन नंबर पे है वो अपने आप में एक दूसरे से क्या हो जाती है बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाती है। वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो डीडीपी है, डिस्टिंक्ट पर्सन उसको हम बोलते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक स्टेट में शॉप है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है या फिर आपको रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का, और आपकी कोई ऐसी ब्रांच है दूसरी स्टेट में जिसका आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं था। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मेरा शॉप है टीवी का, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जेठालाल का, उसने एक दारू का ठेका डाला मध्य प्रदेश में, तो दारू के ठेके पर अलग से जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सर मध्य प्रदेश की दुकान का अलग से जीएसटी नंबर नहीं लिया, स्टिल महाराष्ट्र का शॉप और मध्य प्रदेश का वो दारू का ठेका दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है क्योंकि एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 वो डिस्टिंक्ट पर्सन काउंट होते हैं। लेकिन सर अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, सर कौन डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हुआ? सर डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब वो नहीं हुआ जो सेम स्टेट में है लेकिन उसका अलग से जीएसटी नंबर नहीं ले लिया। सर क्या बोला मैंने? जो सेम स्टेट में है और उसका जीएसटी नंबर नहीं लिया। सर क्यों? क्योंकि सर मान लो इस वाले क्लॉज में क्या आ गया, इस वाले क्लॉज में क्या आ गया कि अगर आपका महाराष्ट्र में शॉप है और अगर आप महाराष्ट्र में किसी का जीएसटी नंबर ले लेते हो तो सारी ब्रांचेस एक दूसरे के लिए क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर महाराष्ट्र में आपकी शॉप है, आप मध्य प्रदेश में भी एक शॉप ओपन कर लेते हो और इसमें भी जीएसटी नंबर ले लेते हो, तो सर अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो मतलब ऑटोमेटिकली सारी दुकानें क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। और 25 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर आपके महाराष्ट्र में शॉप है और आप दूसरी कोई स्टेट में अनरजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हो क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होगी फॉर एग्जांपल, तो स्टिल वो अनरजिस्टर्ड दूसरी स्टेट का बिजनेस डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन नहीं हुआ? सर वो ब्रांच जो कि सेम स्टेट में है और जिसका जीएसटी नंबर आपने नहीं लिया हुआ है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगा। ठीक है सर, तो डिस्टिंक्ट पर्सन का अपन एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे जेठा रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र में जेठा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अब ये भाई लिकर शॉप खोलता है जेठा लिकर्स के नाम पे विद सेम पैन नंबर, और वो कहां पर खोल रहा है? सर वो दूसरी स्टेट में खोल रहा है या फिर सेम स्टेट में खोल रहा है। अपन इसका एग्जांपल ट्रीटमेंट दोनों स्टेट्स में लेकर चेक करते हैं। तो चेक वेदर जेठा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जेठा लिकर्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट। पहले केस में
एज एल्कोहलिक लिकर नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है, मतलब वो तो अलग से सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में बोला हुआ है कि एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो जीएसटी के स्कोप में ही है। तो नॉट रिक्वायर्ड सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन अनदर स्टेट, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल सर। इफ लिकर शॉप इज ओपन इन महाराष्ट्र, मतलब सेम स्टेट में अगर वो लिकर शॉप ओपन करता है, दैट इज सेम स्टेट वेयर जेठा हैज इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स। तो अगर सेम स्टेट में अगर वो लिकर शॉप ओपन करता है तो सर उसके पास अलग से जीएसटी नंबर लेने का अगर उसकी इच्छा हो तो ले भी सकता है, नहीं इच्छा है तो नहीं भी ले सकता है। अगर अपन पहला केस मानते हैं, इफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन टेकन फॉर लिकर शॉप इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है, अलग से आप लिकर शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेते तो भी चलता। और इनफैक्ट अगर कोई दूसरी भी दुकान खोलता, जूते की दुकान खोलता जेठालाल, तो भी सेम स्टेट में उसको अलग से नंबर लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक नंबर से काम बन जाता। दूसरी स्टेट में अगर कोई दुकान खोलता लिकर के अलावा तो उसको अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, लेकिन सेम स्टेट में तो जरूरत ही नहीं थी लेने की। लेकिन स्टिल अगर मान लो इसने जीएसटी नंबर ले लिया, तो भैया जीएसटी नंबर अगर आप एक स्टेट में दूसरा ले लेते हो तो सारे जीएसटी नंबर अपने आप में सेम पैन नंबर से जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते हैं एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। लेकिन अगर मानते हैं अगर उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, क्योंकि लॉ भी बोलता नहीं है कि सेम स्टेट में आप दूसरी अपनी खुद की दुकान जो है उसका नंबर लो, और उसने लिया भी नहीं, ठीक है, लॉ एज पर लॉ किया। तो सर एज पर लॉ अगर उसने नंबर नहीं लिया तो सर ये चीज ना तो 25 सबसेक्शन 4 में कवर्ड है, ना ही 25 सबसेक्शन 5 में कवर्ड है। मतलब वो जो दूसरी दुकान जिसका आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। लेकिन अगर लिकर शॉप मध्य प्रदेश में खोली होती, महाराष्ट्र में जेठा इलेक्ट्रॉनिक्स है और मध्य प्रदेश में लिकर का शॉप खोला होता, दैट इज डिफरेंट स्टेट एज इलेक्ट्रॉनिक शॉप इज इन महाराष्ट्र। तो बोलते हैं इफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन टेकन फॉर लिकर शॉप इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, दूसरी स्टेट में भी जरूरत नहीं थी लिकर शॉप की, लेकिन फिर भी जेठा ने अपना 1.5 अक्कल लगाया और अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, तो भाई साहब ये डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 ही बन जाता है। क्योंकि 25 सबसेक्शन 4 में ही बोला हुआ है कि भैया इफ अ पर्सन ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में, एक सेकंड, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि 25 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, अब आप सेम स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन लेते हो या फिर दूसरी किसी स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, तो भैया वो डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर 25 सबसेक्शन 4 है। तो ऑटोमेटिकली एज पर 25 सबसेक्शन 4 दूसरी स्टेट की रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस आपको जो है डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी। लेकिन सर अगर दूसरी स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेता है, दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेता है, इफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन नॉट टेकन एज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर दूसरी स्टेट में उसने नहीं लिया, तो भले नहीं लिया, भले नहीं लिया, still it would be distinct person as per 25 subsection 5, because 25 subsection 5 बना ही इसलिए था कि अगर आपकी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नंबर है और दूसरी स्टेट में जिसमें आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, एंड अगर आपने स्टिल उसका नंबर नहीं लिया, लेने की जरूरत नहीं थी लेकिन नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे एज पर लॉ, तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि डिस्टिंक्ट पर्सन अगर बन गया, फॉर एग्जांपल ब्रांच ए और ब्रांच बी डिस्टिंक्ट पर्सन बन गए, तो ब्रांच ए ने अगर कोई भी गुड्स ब्रांच बी को भेजा, स्टॉक ट्रांसफर किया, तो स्टॉक ट्रांसफर पर ब्रांच बी ब्रांच ए को कुछ पेमेंट नहीं करेगा, कंसिडरेशन नहीं देगा, लेकिन स्टिल एज पर पैरा नंबर 2 ऑफ Schedule 1 सेक्शन 7(1)(c इट वुड बी सप्लाई। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल से समझ में आ रहा है। तो सर हम ये बोलेंगे स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन ऑलवेज अ सप्लाई। सप्लायर को क्या करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, इवन इफ कंसिडरेशन नहीं मिला है ब्रांच ए को, सप्लायर को। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर। तो सर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं क्या, सारी रजिस्टर्ड एंटिटीज और अनरजिस्टर्ड एंटिटी दूसरी स्टेट्स की, एक स्टेट की सारी रजिस्टर्ड एंटिटीज और दूसरी स्टेट की अनरजिस्टर्ड एंटिटी हमेशा डिस्टिंक्ट पर्सन होती है। तो सर डिस्टिंक्ट पर्सन कौन नहीं होता? सर डिस्टिंक्ट पर्सन वही नहीं होता जो सेम स्टेट में अनरजिस्टर्ड है, जो सेम स्टेट में अनरजिस्टर्ड है, केवल वही डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होता, अदरवाइज सारी ब्रांचेस डिस्टिंक्ट पर्सन होती है, वो एक सेम स्टेट में हो या फिर दूसरी स्टेट में हो। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा एक क्लैरिफिकेशन और दे देता हूं कि पैरा नंबर 2 में जनरली बोला गया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन होता है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने भी कुछ सप्लाई किया गुड सर्विस का, तो वो ऑटोमेटिकली अगर किसी ने एक दूसरे को, सप्लायर ने रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, तो स्टिल इट वुड बी काउंटेड एज सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)(c शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2। लेकिन बेटा यहां पर दिया हुआ है कि अगर गिफ्ट अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दिया, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई।
ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये एक बेसिकली एक रिलैक्सेशन दे रखा है, 50,000 तक के गिफ्ट को नहीं माना गया है कि वो सप्लाई माना जाएगा एज पर पैरा नंबर 2, भले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है। हाँ तो बेटा हम कहां थे, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में हमने पैरा नंबर 1 पढ़ा कि परमानेंट ट्रांसफर किया हमने, बिजनेस एसेट आईटीसी लिया था, तो भले फिर सप्लायर ने परमानेंट ट्रांसफर किया, कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिला रेसिपिएंट से, क्योंकि आईटीसी ले रखा था सप्लायर ने, तो उस पर्टिकुलर सप्लाई को डीम्ड सप्लाई मानते हैं विदाउट कंसिडरेशन में भी। पैरा नंबर 2 अभी मैंने पढ़ा है, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। अब आते हैं पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट हु अंडरटेक्स फर्दर सप्लाई ऑफ सच गुड्स, या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर एजेंट रिसीव्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये है अपना पैरा नंबर 3। ये देखो सर पैरा नंबर 3 कि अगर मान लो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंसिपल हूं और मैंने एक एजेंट बना रखा है और एजेंट फिर फर्दर मेरा माल बेचता है, तो अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई गुड्स बेचा भेजा भेजा है ना, केवल ट्रांसफर किया और फिर एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है उस गुड्स को, तो सर अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर कोई गुड्स भेजा और फिर वो फर्दर सप्लाई होता है, तो इस केस में भी एज पर पैरा नंबर 3 माना जाता है कि ये डीम्ड सप्लाई है। लेकिन डीम्ड सप्लाई तभी मानेंगे जब उस एजेंट ने अपनी खुद की इनवॉइस पर फर्दर सप्लाई किया। अगर वो खुद की इनवॉइस पर फर्दर सप्लाई नहीं कर रहा है तो एज पर पैरा 3 वो सप्लाई नहीं है। मतलब एजेंट ऐसा है जो बड़ा इंसान है, जो बोलता है मैं अपनी खुद की इनवॉइस पर बेचूंगा, तो अगर वो खुद की इनवॉइस पर फर्दर बेच रहा है तो भाई साहब प्रिंसिपल ने जब एजेंट को जनरली जो स्टॉक ट्रांसफर किया था उस पर भी जो है डीम्ड सप्लाई मानकर सरकार को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा एक्सक्यूज नहीं देगा कि ये तो मेरा एजेंट, अभी एजेंट ने फर्दर जो है बेचा या नहीं बेचा। अगर वो एजेंट बड़ा इंसान है, वो एजेंट खुद की इनवॉइस पर आगे बेचने वाला है, तो जो प्रिंसिपल ने एजेंट के दुकान तक स्टॉक ट्रांसफर किया होगा उसको भी अपन डीम्ड सप्लाई मानेंगे एज पर पैरा नंबर 3। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मेरा एजेंट ऐसा है जो बाइंग एजेंट है, ये तो सेलिंग एजेंट था, एक बाइंग एजेंट हो सकता है जो मेरे लिए माल खरीदता है और फिर मुझे देता है प्रिंसिपल को, फिर प्रिंसिपल फर्दर सप्लाई करता है। तो अगर मेरा कोई बाइंग एजेंट है तो भैया बाइंग एजेंट ने जब मेरे को स्टॉक ट्रांसफर किया, तो बोलते हैं जब स्टॉक ट्रांसफर बाइंग एजेंट ने किया तो डिपेंड करता है कि क्या बाइंग एजेंट ने जो पहले परचेस किया हुआ था क्या वो अपने खुद के नाम पे किया हुआ था। अगर उसने खुद के सेल्फ इनवॉइस पर परचेस कर रखा था तो जो उसने स्टॉक ट्रांसफर किया प्रिंसिपल की दुकान तक उसको भी हम सप्लाई मानेंगे एज पर पैरा 3। तो सिंपल सीधी सी बात है, अगर एजेंट खुद की इनवॉइस पर काम चला रहा है, if he is issuing own invoice then then it would be deemed as a deemed supply as per para 3, supply of goods का प्रोविजन उस पर लग जाएगा। अच्छा एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है इसमें कि आपने एक डेल क्रेडियर एजेंट का नाम सुना होगा। डेल क्रेडियर एजेंट वो होता है जो कि अगर सेल करता है प्रिंसिपल के लिए तो वो ऐसा बड़ा एजेंट होता है जो बोलता है, वादा करता है प्रिंसिपल को कि अगर मान लो फर्दर जिसको हमने बेचा है, एजेंट ने जिसको माल बेचा है, अगर उसने पेमेंट नहीं भी किया तो एजेंट वादा करता है कि मैं एज अ डेल क्रेडियर एजेंट तेरे प्रिंसिपल तेरा पैसा तो पूरा का पूरा चुकाऊंगा करके। तो अब इस केस में एक्सटेंशन ऑफ लोन की भी सर्विस दे रहा है कि अगर मान लो जो फर्दर अल्टीमेट कस्टमर है उसने अगर पैसा नहीं दिया तो उसको लोन देगा, कौन, डेल क्रेडियर एजेंट अलग से लोन देगा। तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ लोन की सर्विस दी, इसको अपन कैसे तड़का लगाएंगे, अब ध्यान से सुनना, जितना समझ में आए समझ लेना, थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ तो दोस्त अगर मान लो डेल क्रेडियर एजेंट नहीं है एज पर पैरा 3, मतलब पैरा 3 में एजेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है, एजेंट अपने नाम से इनवॉइस रेज नहीं करता है जब फर्दर सप्लाई करता है, तो मतलब एजेंट केवल केवल क्या लेता है, कमीशन लेता है प्रिंसिपल से, और दूसरा लोन की सर्विस देता है अल्टीमेट कस्टमर को। तो जो एजेंसी का कमीशन का जो बिल वो रेज करता है प्रिंसिपल को, तो सर उसके लिए तो एक अलग से जीएसटी उस पर लगेगा, बिकॉज उसने एजेंसी चार्जेस लिए हैं अपने एजेंट बनने के, डेल क्रेडियर एजेंट ने, और दूसरा उसने लोन दिया है सर किसको, अल्टीमेट कस्टमर को, कि भैया तेरे बदले मैंने पेमेंट कर दिया, तुझे लोन दिया तो तू मुझे बाद में इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना। तो जो अलग से इनवॉइस रेज करेगा वो लोन की, और लोन पर जो इंटरेस्ट लेगा, तो भैया अपन एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अगर केवल केवल इंटरेस्ट चार्ज करता है कोई लोन पर तो सर वो टोटली एग्जम्प्ट है, तो वो टोटल बस इंटरेस्ट जो उसने चार्ज किया वो सप्लाई तो है, डेल क्रेडियर एजेंट ने जो लोन की सर्विस दिया अल्टीमेट कस्टमर को सप्लाई तो है, लेकिन उस सप्लाई पर कोई भी इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, लेकिन अगर दोस्त जो हमारा डेल क्रेडियर एजेंट है, अगर वो एजेंट हुआ एज पर पैरा 3,
एज पर पैरा 3 अगर वो एजेंट हुआ, मतलब कि डेल क्रेडियर एजेंट बड़ा इंसान है, वो फर्दर जब किसी को बेचता है तो खुद का इनवॉइस बेचता है। तो सर अगर उसने खुद का इनवॉइस अगर फर्दर वो दे रहा है, तो हो सकता है सर उसने जब खुद का इनवॉइस किसी अल्टीमेट कस्टमर को दिया हो, तो उसमें खुद ने एक्सटेंशन ऑफ लोन पर इंटरेस्ट लगा दिया हो। मतलब एक तो उसने खुद के इनवॉइस का वैल्यू चार्ज किया होगा, अगर मान लो टीवी बेचा उसने जेठालाल से लेकर अल्टीमेट कस्टमर ने, तो टीवी का वैल्यू होगा 1 लाख, और उसने इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया होगा, मान लो 15,000 रुपए की, यार इंटरेस्ट मैंने तुझे लोन दिया था, इसका भी पैसा तुझे देना है मेरे को 15,000। तो सर ऐसे केस में जो एक्सटेंशन ऑफ लोन का जो पेमेंट है वो भी अल्टीमेट कस्टमर अपने बिल से ले लेगा। और मैं आपको बताऊं, ये जब उसने इंटरेस्ट लिया ना अल्टीमेट कस्टमर ने एक्स्ट्रा अपने अपने एजेंट डेल क्रेडियर एजेंट ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया ना अपनी खुद की इनवॉइस में, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। और जब कंपोजिट सप्लाई हो जाती है तो जो इंटरेस्ट लगता है, मतलब जो रेट लगता है जीएसटी का, वो एज पर प्रिंसिपल सप्लाई लगता है। तो प्रिंसिपल सप्लाई तो उसने टीवी बेचा था, तो टीवी बेचा था वो जीएसटी में आता है, वो टैक्सेबल है। तो सर अब इस केस में अपन नहीं बोलेंगे कि इंटरेस्ट जो उसने लोन पर लिया वो एग्जम्प्ट है, तो पूरे के पूरे अमाउंट पर प्लस प्रॉफिट जो डेल क्रेडियर एजेंट अल्टीमेट कस्टमर से चार्ज करेगा, उसमें वो जीएसटी लगाएगा, और प्रिंसिपल सप्लाई इस केस में एग्जम्प्ट नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक दो बार आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। सर अब आते हैं अपन पैरा नंबर 4 पर। स्केड्यूल 1 का पैरा 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, पैरा नंबर 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस। सर इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, इधर आइए। अगर मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया बाय एनी पर्सन, मतलब सप्लायर कौन है, मतलब बेसिकली रेसिपिएंट कौन है, एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर पर्सनल है तो नो सप्लाई। मतलब सर अब थोड़ा सा ये टिपिकल हो रहा है, मैं आपको समझाऊं। मैंने आपको समझाया था विद कंसिडरेशन में सेक्शन 7(1)(b कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया और आपने उस पर कंसिडरेशन पे किया है, तो फिर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, हम मानते हैं कि सर उस पर सप्लाई लग गया, उसका विद कंसिडरेशन में पार्ट आ गया और उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन सर बात ये आती है, अगर विदाउट कंसिडरेशन अगर मैंने इंपोर्ट किया सर्विसेज, मेरा एक भाई है चचेरा, मेरा चचेरा नहीं, मेरा रियल ब्रदर है जो डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में अगर ब्रदर सिस्टर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं तो ही रिलेटेड पर्सन होते हैं, या फिर मेरी कोई स्पाउस है या फिर कोई चिल्ड्रन है। अगर ये लोग हैं रिलेटेड पर्सन जो है, या फिर रिलेटेड पर्सन में दूसरे भी लोग आते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया सेम बिजनेस का, होल्डिंग सब्सिडरी हो गई, तो रिलेटेड पर्सन से अगर मैंने कोई फ्री में सर्विसेज ले लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया अपने देश में, या कोई मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो ब्रांच मेरी ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच है, यूएसए की कोई ब्रांच है ना, तो भाई साहब आपने अगर उन लोगों से कोई सर्विस लिया, फ्री में लिया, तो सर वो इस पैरा 4 में कवर्ड होंगी। विद कंसिडरेशन अपन ने पढ़ा था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट हो तो एज पर सेक्शन 7(1)(b इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो हमेशा हमेशा सप्लाई कहलाती जाती थी। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन आप किसी रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लेते हो, तो इसको भी हम सप्लाई मानते हैं। बेसिकली सरकार बोलती है कि फ्री में इसने तभी लिया होगा ना, फ्री में इसने तभी लिया होगा, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है करके। तो अगर आपने रिलेटेड पर्सन से डिस्टिंक्ट पर्सन से इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कुछ भी ऐसा माल मंगवाया, तो इसको हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन अदर केसेस है बेसिकली यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया था, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो ऑलरेडी यहाँ पर कवर्ड हो चुका था पैरा नंबर 2 में। क्योंकि अगर पैरा नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये ऑलरेडी यहाँ पर कवर्ड था। लेकिन फिर भी एज ए क्लैरिफिकेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डाला कि भैया विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन से आपने अगर कोई सप्लाई किया हुआ है विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। तो सर बचे कौन, सर अगर आपने अदर केसेस पर्सनल पर्पस के लिए फ्री में पर्सनल पर्पस फ्री में रिलेटेड पर्सन से आपने कोई सर्विसेज लिया है, तो वो आपके जीएसटी के स्कोप में नहीं आता। एग्जाम्पल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अब मेरा जो डिपेंडेंट ब्रदर है वो ऑस्ट्रेलिया में चले गया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा जो डिपेंडेंट ब्रदर है वो ऑस्ट्रेलिया में चले गया, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया में उसने ना पेंटिंग सीख ली, डिपेंडेंट है मेरे पे, बस वो टाइम पास करता है करके। लेकिन मेरे को भी एक टाइम लगा कि यार मेरा ही भाई ये डिपेंडेंट ही है, मैं इससे फ्री में जो है ना पेंटिंग सीख लेता हूँ, मेरे खुद के भाई से फ्री में पेंटिंग सीख लेता हूँ, जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो अगर मैंने फ्री में अपने भाई से जो कि डिपेंडेंट है मुझसे, मैंने उससे फ्री में पेंटिंग भी सीखी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी करवाया जो कि रिलेटेड है मुझसे, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा तो पेंटिंग का बिजनेस होता, मैं तो एक आर्टिस्ट होता, और आर्टिस्ट अब मैं अपने खुद के डिपेंडेंट ब्रदर से वो पेंटिंग अगर सीखता जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो सर मैं इसमें आ जाता, इवन विदाउट कंसिडरेशन मुझे उस चीज पर जीएसटी पे करना पड़ता। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सर। तो सर मैंने आपको समझा दिया विद कंसिडरेशन
71A, 71B और 71AA, इन सब में अगर अगर आपका कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है तो सप्लाई कहा जाता है। और विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 171C में मैंने आपको 4 पैरा बताया। 4 पैरा कौन से थे? अगर परमानेंट ट्रांसफर किया बिजनेस एसेट का जिस पर आपने आईटीसी ले रखा था और फर्दर आपने अगर उसको कुछ सप्लाई किया तो वो फर्दर सप्लाई को हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड मैंने बताया कि अगर सप्लाई हुआ है गुड सर्विस या फिर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको भी हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। तीसरा मैंने बताया सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं था, सप्लाई ऑफ गुड्स कौन करता है? प्रिंसिपल टू एजेंट, या फिर अगर बाइंग एजेंट है तो बाइंग एजेंट टू प्रिंसिपल। और कब पैरा 3 में आएगा? जब जो एजेंट है वो सेल्फ इनवॉइस, ओन इनवॉइस इशू करता है, तो सर वो पैरा 3 में आएगा। और पैरा 4 में मैंने बताया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया मैंने, किससे किया? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो सर वो किस में आ जाएगा? हमारे सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। मतलब ये चीजें छोड़कर कभी भी आपका सप्लाई ट्रिगर ही नहीं करेगा, आपको उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सर अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है और अगर मैंने फ्री में किसी को कोई चीज दे दी, फॉर एग्जांपल मैं आपको फ्री में ये यूट्यूब वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको कुछ ना कुछ सर्विस दे रहा हूं बट मैंने आपसे कंसिडरेशन नहीं ली। सर ये मेरा बिजनेस है, मैंने आपसे कंसिडरेशन नहीं ली, तो सर ये यहां पर तो नहीं आ रहा, ना ही ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। और सर ये इस वाले पैराग्राफ में भी कहीं टिक नहीं हो रहा। सर क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको ये सर्विस दिया तो ऐसा कुछ तो था नहीं जिस पर मैंने ऐसा आईटीसी ले रखा है। समझ में आ रही बात? मैंने आपको सर्विस दिया तो सर ये इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखे तो ऐसा कोई मैंने आपको कोई गुड्स बेचा नहीं, ऐसा कोई सर्विस मैंने परचेज पे ले नहीं रखी थी जिस पर मैंने आईटीसी ले रखा। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, आप कोई रिलेटेड पर्सन नहीं हो मेरे, ना डिस्टिंक्ट पर्सन हो मेरे, ना ही आप कोई मेरे एजेंट हो करके, ना ही ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये पैरा 4 में आ रही। मतलब मैंने आपको फ्री में पढ़ाया तो सर आपने मुझे कुछ पेमेंट नहीं दिया, तो मेरे को सरकार को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। सर ये तो हुआ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अब एक स्केड्यूल दे रखा है। सर इधर आइए, सर हमने ये तो चेक कर लिया कि 71A, 71AA, 71B विद कंसिडरेशन कब कब सप्लाई बोलते हैं। हमने ये भी चेक कर लिया 71C शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग विदाउट कंसिडरेशन कब कब सप्लाई बोलते हैं। अब अपन ये चेक करेंगे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस, और ये दे रखा है शेड्यूल 2 में 7 सबसेक्शन 1A में। अब शेड्यूल 2 हमको क्या चेक करके बताएगा कि यार जो सप्लाई आपने ऊपर माना है वो कौन कौन से स्पेसिफिक चीज है। जब सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे इसको सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ऐसा क्यों अलग अलग बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स पर अलग रेट लगते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस पर अलग रेट लगते हैं, प्रोसीजर्स बहुत अलग अलग हो जाते हैं जो फ्यूचर के चैप्टर्स में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गो डीप इन शेड्यूल 2। अब ये जो शेड्यूल 2 है ना बेटा, ये इतना कोई टफ नहीं है, बहुत लॉजिकल भी लगेगा तुमको, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलो सप्लाई है या नहीं ये तो डिसाइड हो गया। अब देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस इन 6 स्पेसिफिक पैरा। जैसे 6 पैरा दे रखे हैं, हर पैरा में अलग अलग चीजें वो अपन देखेंगे। सबसे पहला पैरा है पैरा नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ। अगर मैंने किसी को टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर कर दिया, कोई चीज को बेच दिया, उसके नाम पर ही मैंने बेच दिया करके उसका बिल बना दिया, तो ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा बेसिकली। सर अगर मैंने टाइटल ट्रांसफर किया लेकिन फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर किया, फॉर एग्जांपल हायर परचेज में जनरली क्या होता है कि भैया मैं फ्यूचर डेट पर टाइटल ट्रांसफर करता हूं, तो फ्यूचर डेट पर भी टाइटल तो ट्रांसफर कर ही रहे हो ना, तो इसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। लेकिन सर मैंने केवल राइट ट्रांसफर किया है किसी गुड्स का, या फिर अनडिवाइडेड शेयर दिया है किसी गुड्स का विदाउट टाइटल ट्रांसफर, कि भैया ये गुड्स ले, टीवी थोड़े दिन टीवी देख के ये वाला वेब सीरीज देख के मेरे को वापस दे देना, तो सर गुड्स मैंने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, केवल तो मैंने यूज करने को बोला, राइट ट्रांसफर किया गुड्स में, तो ये होगा सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आता है पैरा नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग। सर अगर मैंने कोई चीज लीज पर दिया, टेनेंसी पर दिया, ईजमेंट मतलब उस लैंड को यूज करने के लिए दिया, लाइसेंस पर दिया, मतलब लैंड को बेसिकली मैं यूज करने के लिए रेंट पे दे रहा हूं, तो सर ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस, एसओएस, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मैंने लीज पर दिया, बिल्डिंग को लेट आउट किया, भले मैंने कमर्शियल पर्पस के लिए किया या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किया, सर ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि रेंटिंग हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। सर अब कुछ स्टेट्स में पता है क्या होता है, एक पगड़ी सिस्टम होता है। पगड़ी सिस्टम में क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए टेनेंसी राइट्स दी जाती है कि रेंट पर दिया जाता है, तो इस केस में क्या होता है ना, कभी कभी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। तो आप ऐसा मत बोलना कि स्टैंप ड्यूटी पे किया मतलब आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दिया, ना बाबा ना, टेनेंसी राइट्स सेल किया है पगड़ी सिस्टम के थ्रू, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको भी हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर फिर पैरा 3 बोलता है कि अगर आपने ट्रीटमेंट किया, प्रोसेस अप्लाई किया किसी दूसरे के गुड्स पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कपड़ा आया था, मैंने उसको सिल के दे दिया, स्टिच करके दे दिया, मेरे पास कार आई थी, मैंने उसको डेकोरेट करके दे दिया, तो और किसी के गुड्स पर अगर मैंने अपना कोई काम किया तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, और इसको प्यार से अपन बोलते हैं जॉब वर्क। क्या बोलते हैं बेटा? जॉब वर्क। ठीक है सर।
सर पैरा नंबर 4 में है गुड्स एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट। अगर मेरे बिजनेस एसेट में गुड्स पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है या फिर कोई भी मूवेबल आइटम पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर देता हूं, डिस्पोज ऑफ कर देता हूं, तो सीधी सी बात है वो तो बेटा गुड्स थे, उसको परमानेंटली आपने ट्रांसफर कर दिया, तो सीधी सी बात है सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो बोलेंगे उसको। लेकिन अगर मान लो मेरे पास गुड्स थे, मैंने कुछ थोड़े टाइम के लिए घर पर उसको बस यूज कर लिया, मेड अवेलेबल कर दिया कि और कोई यूज कर ले, टेम्परेरी पीरियड के लिए मैंने अगर उसको किसी को काम करने के लिए दे दिया, मेरे घर पर जो मेरे ऑफिस पर जो एसी लगा हुआ है, मैंने उसको बोला कि यार घर पर थोड़े दिन लगा के देखता हूं करके, तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे डायरेक्टर थोड़े दिन के लिए कंपनी का कार यूज करने लग जाए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर लेकिन अगर मान लो मेरा जो है टैक्सेबल पर्सन सीज हो जाए, भैया वो अपना धंधा बंद कर रहा है ना, पूरा का पूरा धंधा बंद कर रहा है, तो उसके जो भी गुड्स पड़े रहेंगे, जो भी उसकी असेट्स पड़ी रहेंगी, हम बोलेंगे डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि उसकी जो भी असेट्स पड़ी हुई है ना उसकी बैलेंस शीट में, उसको हम बोलेंगे डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन सर अगर मान लो बिजनेस खत्म नहीं कर रहा, वो तो किसी को ना एक तरीके से गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि रिप्रेजेंटेटिव उसका जो है ना पूरा का पूरा बिजनेस कर ले, तो भैया इसको हम बोलेंगे डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। नहीं मतलब अगर मान लो, सॉरी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई पर्सन है जो कि टैक्सेबल पर्सन सीज हो जाता है, तो बेसिकली सीज हो गया तो मतलब उसकी सारी जो असेट है अपन मान लेंगे डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। सर अब ये लॉजिकल मत जाओ, बिकॉज बहुत डिटेल में बातें चलेंगी इसके आगे, तो मैं आपको कह रहा हूं आप ये समझ लीजिए, अगर बिजनेस मेरी बैलेंस शीट में बहुत सारी असेट्स रखी हुई है, उसको अगर मान लो मेरा बिजनेस क्लोज हो गया, तो मैं मानूंगा कि मेरी जो सारी असेट्स हैं डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। लेकिन एक केस में मैं इसको डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानूंगा, कब, जब मैंने वो बिजनेस बंद नहीं किया, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न। तो बेसिक सी बात है कि अगर मेरा बिजनेस ही बंद नहीं हुआ, तो मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स डीम्ड वाला मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई बंदा एज अ गोइंग कंसर्न टैक्सेबल पर्सन चला लेगा। ठीक है सर, ये हुआ पैरा नंबर 4। अब आता है पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 बोलता है कि कब कब आप सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब ये इसके नीचे के जो सारे ट्रांजैक्शन हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे, आपको भी पढ़ के समझ में आएगा। जैसे मैंने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रोड हो गया, टावर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, इसको अगर मैंने किसी को रेंट पर दे दिया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करवाया, कंस्ट्रक्शन किया मैंने किसका, कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का, भले ही मेरा इंटेंट है सेल करना बायर्स को, अगर मैंने कंस्ट्रक्ट किया कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग वगैरह और मेरा जो पूरा पर्पस है कि मैं इसको कर दूं, अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन एक केस में सप्लाई नहीं बोलेंगे कि अगर मैंने फुल कंसिडरेशन उस बिल्डिंग का फुल कंसिडरेशन मैंने कब रिसीव किया, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। अगर पूरा का पूरा कंसिडरेशन मेरी इन दोनों डेट के बाद आ रहा है, तो भैया सीधी सी बात है आपने केवल और केवल बिल्डिंग ट्रांसफर किया हुआ है, तो बिल्डिंग और लैंड को तो हम जो है जीएसटी में लेते ही नहीं है। इसका और क्लैरिफिकेशन मिलेगा थोड़ी सी देर बाद आपको। अभी आ जाइए सी पर। अगर आपने टेम्पररी ट्रांसफर किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन वगैरह, फॉर्मूला वगैरह जो होता है, आपने टेम्पररी ट्रांसफर किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर डेवलप किया, अपग्रेड किया आईटी सॉफ्टवेयर, है ना, आईटी सॉफ्टवेयर आपने किसी के लिए डेवलप किया, अपग्रेड किया, उसको बना के दिया, तो सर इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन कोई ऑलरेडी प्री पैक आपके पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था, जो रेडी यूज सॉफ्टवेयर था, आपने अगर उसको किसी को दे दिया, तो प्री पैक था, कुछ काम ही नहीं किया, तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे लास्ट है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। अगर मेरे पास कोई गुड्स पड़ा हुआ है, मैंने किसी को बोल दिया यार ले मजे ले जिंदगी में, इसको चीज को चलाते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब एफ वाला पॉइंट थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। बेसिकली है ये एग्री टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, डू एन एक्ट, ये है सारी चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस ही। बिकॉज अगर आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है कि आपने किसी एक्ट को मना कर दिया है, तो ये भी एक सप्लाई होता है। टॉलरेट किया है कोई एक्ट, जैसे फॉरबियरेंस अपन ने समझा था, तो वो भी एक तरीके का सप्लाई होता है। या फिर आपने और कोई काम कर दिया, तो ये भी एक तरीके का सप्लाई है। और ये तीनों सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं आरटीडी, दैट इज रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, या फिर डू एन एक्ट। आरटीडी अगर आपने किया हुआ है तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिफ्रेन कर दिया फ्रॉम किसी एक्ट को। फॉर एग्जांपल आप किसी एम्प्लॉयमेंट में है और आपके एम्प्लॉय को आपने ये डायरेक्शन दिए हैं कि आप मेरे सेम बिजनेस, जो आप जिस बिजनेस में है, अगर आपने हमारी जॉब छोड़ी तो अगले 3 साल तक आप सेम बिजनेस में और किसी के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में मत आना। ये नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट अगर आपने किसी के साथ कर लिया, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए किया, तो इसमें आपने क्या सर्विस दिया है, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट आपने किया कि भैया मैं और कहीं पर काम नहीं करूंगा, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट की एक सर्विस दिया हुआ है, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, राइट। दूसरा डू एन एक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ काम करने के लिए बोला है, तो इसको भी एक तरीके से सर्विस ही मानते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉल्यूशन हो रहा था बहुत, एक फैक्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था,
तो जो आसपास के सोसाइटी वाले थे उन्होंने बोला कि यहाँ पर ना कंपनी को बोला कि भैया हमको ना ये लगा के दो, क्या दो, पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन लगा के दो, हम आपके को इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। तो भैया फैक्ट्री ने क्या किया, पॉल्यूशन मशीन लगा के दी, बड़ी वाली मशीन लगा के दिया। तो ये डू किया, एक्ट किया किसने, कंपनी ने एक्ट किया। तो भैया ये कुछ एक्ट किया, उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तीसरा टॉलरेट एन एक्ट, ये भी हो सकता है कोई व्यक्ति टॉलरेट करे कोई एक्ट, तो इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लोकल हॉकर जो था, लोकल हॉकर, उसको बोला कि भैया तू रात को अपनी मेरी दुकान के बाहर अपनी दुकान लगा लेना, रात को शटर डाउन हो जाएगा, मेरा बिजनेस क्लोज हो जाएगा, तेरे को बिजनेस करना है रात को टाइम पर, तो तू मेरा बिजनेस कर लेना। जैसे इंदौर में होता है सराफा मार्केट, आपने अगर सुना होगा तो भैया मैंने लोकल हॉकर को बोला तो अपनी दुकान ठेला लगा लेना मेरी दुकान के आगे। तो बेसिकली मैंने एक टॉलरेट किया एक्ट, मैंने टॉलरेट किया एक्ट, तो इसको भी हम सप्लाई मानते हैं और ये होता है सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा, अगर मान लो मैंने अर्ली टर्मिनेशन फीस लिया, पेनल्टी लिया, क्योंकि एक इंसान जिससे मैंने लीज का एग्रीमेंट करवा रखा था उसने मुझे धोखा दे दिया कि भैया 5 साल की लीज थी, उसने 3 साल में लीज तोड़ दिया। तो मैंने बोला कि यार ये अपने एग्रीमेंट में लिखा होता है, हुआ था कि 5 साल का लीज एग्रीमेंट अगर आप बीच में अगर छोड़ते हो तो मेरे को 10 लाख रुपए का आप जो है पेनल्टी देना, मुझे फी देना। तो ये जो अर्ली टर्मिनेशन फी मैंने लिया, तो बेसिकली मैंने किस लिए लिया, टॉलरेट किया मैंने एक्ट कि भाई साहब ये मेरे को धोखा दे दिया 2 साल का। तो भैया ये जो टॉलरेटिंग का एक्ट किया, इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। या फिर आप सर तीसरा वाला एग्जाम्पल लीजिए, प्री पेमेंट पेनल्टी लिया लोन ने, लोन पर जो है प्री पेनल्टी लिया, प्री पेमेंट पेनल्टी लिया बैंक ने, बिकॉज बैंक ने बोला था कि ये 5 साल का लोन है, ये 5 साल का लोन आप इसी इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे को देते रहने ना, लेकिन आपने बीच में बोला कि 5 साल का लोन तो मेरे को 3 साल में पूरा फुल पेमेंट करना है। तो बैंक के साथ तो नुकसान हो गया ना, बैंक को 2 साल का इंटरेस्ट और मिलता, आपने तो पूरा का पूरा एक साथ दे दिया, तो इंटरेस्ट का नुकसान हुआ। तो बैंक हो सकता है आपसे क्या ले, प्री पेमेंट पेनल्टी ले। तो ये प्री पेमेंट पेनल्टी किस लिए ली जा रही है, इसलिए ली जा रही है बिकॉज बैंक इज टॉलरेटिंग एन एक्ट कि आपने पहले पेमेंट कर दिया। तो इन सारी केसेस में ये क्या माना जाता है बेटा, ये माना जाता है सर्विस। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, जो आरटीडी होता है ना, कि रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, डू एन एक्ट, हमेशा 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो हम आरटीडी मानेंगे सर। जैसे पहले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि हाँ यार ये रिफ्रेन किया हुआ है, ये टॉलरेट किया हुआ है, फिर कोई काम किया हुआ है, कंसिडरेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक जानी चाहिए, तो अपन मानेंगे हाँ आरटीडी है, और इस आरटीडी को अपन सर्विसेज के केस में लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई काम ऐसे होते हैं जो रिफ्रेन एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट या फिर डू एन एक्ट का नहीं होता। कोई इंसान इसलिए वो हमसे पेनल्टी लेता है ताकि वो हमको डिस्करेज कर पाए कि ये काम दोबारा मत करना करके। जैसे पुलिस वाले ने अगर कोई चालान काटा होता है, अपन रोड क्रॉस करते मतलब रोड पर तेजी से गाड़ी चलाते हैं, तो वो इसलिए चालान नहीं काटा होता कि हाँ हाँ तेज गाड़ी चला, मैंने टॉलरेट कर लिया, तूने तेज गाड़ी चलाया, तो टॉलरेट नहीं किया। इट इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग द एक्ट, इट इज फॉर पेनल्टी लिया तेरे से कि तू अब अगली बार कभी ऐसा मत करना है। इट इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग एन एक्ट, इसलिए वो चालान काटा। इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट, हाँ चलो हो गया करके। तो कुछ कुछ ऐसे पेनल्टीज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे चालान होते हैं, कुछ कुछ ऐसी हार्श फीस होती है, वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर टॉलरेट एन एक्ट वाली बातें नहीं हो रही। सर एग्जाम्पल लेते हैं सर, जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों लिए जाते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस, आपने कोई इंजरी कर दी, आपने लॉस सफर कर दिया किसी दूसरी पार्टी को फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आपका कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि यार ये लिक्विडेटेड डैमेजेस इसलिए लिए जाने चाहिए। इसीलिए इसमें ऐसा बोला जाता है, अगर मान लो पेनल्टी लिया डिलेड कंस्ट्रक्शन के लिए, डैमेज चार्जेस लिया है ना, कॉपीराइट पायरेसी वगैरह ब्रीच किया है, फिर एडवांस मनी फॉरफिट किया, जब बिडर ने बोला था कि नहीं भैया मैं तो आऊंगा और आपसे पूरा माल लेकर जाऊंगा, बिडिंग किया था उसने और उसने एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया अपन ने, तो अपन बोलते हैं कि ये इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं, ये चार्जेस इसलिए ले रहे हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं आपका एक्ट। और इसमें बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है यही नहीं लिखी होती एग्रीमेंट में, ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ऐसा अलग से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि भाई साहब ये हमारा नुकसान हुआ, इसकी भरपाई अब हम आपसे ले रहे हैं। इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट, इट इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग द एक्ट। और भी दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बेसिकली ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आरटीडी में नहीं आती, और अगर ये आरटीडी में नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली जीएसटी के स्कोप के भी बाहर है। इन चार्जेस पर जीएसटी नहीं लगता बेटा, तो इसको एक बार ध्यान रखो। दूसरा है चेक डिसऑनर फाइन पेनल्टी। चेक डिसऑनर फाइन पेनल्टी अगर बैंक अपने से लेता है तो इसलिए नहीं लेता कि हाँ मजा आ गया चेक डिसऑनर कर दिया इसने, इसलिए लेता है कि अगली बार मत करना करके। तो वो टॉलरेट नहीं कर रहा है एक्ट, तो टॉलरेट नहीं कर रहा है इसीलिए बोल रहा है कि यार ये जो चेक डिसऑनर पर जो चार्जेस है इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट। दूसरा फाइन पेनल्टी जो गवर्नमेंट अपने से लेती है, कोई वायलेट कर देते हैं अपन लॉ,
या फिर फॉरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉय क्विट जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड। उसको बोला था 5 साल मेरे यहीं पर रहना, लेकिन उसने चौथे साल में बोल दिया टाटा बाय बाय। तो ये फॉरफीचर जो अपन कर रहे हैं उसकी सैलरी, मतलब सैलरी में पैसा काट रहे हैं या फिर उससे अलग से पेमेंट ले रहे हैं, तो ये इसलिए लिया गया है कि उसको धमकी दी जा रही कि यार टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ, ये फॉरफीचर चार्जेस मेरे को दे। या फिर इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस डिडक्ट कर लेती है प्रीमियम से नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि आपने कोई नो क्लेम आपने बोनस नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारे जो चार्जेस हैं, ये सारे जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, फाइन्स पेनल्टीज है, फॉरफीचर ऑफ सैलरी है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर आरटीडी, इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट, इट इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग द एक्ट। बात समझ में आ रही है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप बस ये ध्यान रख के जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये एमसीक्यू में इस पर जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट। जो टॉलरेट करने वाले एक्ट होते हैं, वो टॉलरेट करने वाले एक्ट थोड़े से ऐसे होते हैं, हाँ यार चलो ठीक है मान गया यार, इतना बुरा नहीं किया तूने मेरे साथ, ओके। तो ठीक है सर, हम कहां पर थे? हम थे पैरा नंबर 5 में, और बहुत सारी चीजें मैंने ए बी सी डी ई और एफ आपको समझाई। ठीक है, इसके बाद आता है सर पैरा नंबर 6, जो कि अपना आखिरी इसका पैरा है, जो कि है पैरा कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर कभी कभी क्या होता है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अपन बोलते हैं कि यार ये मेरा घर रहा, इस पर जो है तू है रिपेयर करके चले जा, इसको तू बना के चले जा, इसको जो है कंस्ट्रक्ट कर दे तू। तो सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसको बेसिकली बोलते हैं कि अगर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर मैं किसी से रिपेयर्स करवा देता हूं, तो इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। हाँ तो सर सुनिएगा, अब इसके बाद जो है रेस्टोरेंट कैटरिंग वेयर फूड ड्रिंक इज सप्लाइड फॉर कंसिडरेशन। आपको ऐसा लगेगा यार खाना दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो तो खाने का ज्यादा वो नहीं होता है इंपॉर्टेंस, वो सर्व करते हैं अपने को, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका क्लैरिफिकेशन भी आया था, जैसे अपन सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहां पर अपने को पॉपकॉर्न वगैरह भी दे देते हैं साथ में, तो उसको हम क्या मानेंगे? सर उसको हम मानेंगे रेस्टोरेंट सर्विस ही मानेंगे, एज लॉन्ग एज वो जो खाना आपको दिया, पॉपकॉर्न दिया, इट इज सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। मतलब टिकट जो आपने लिया वो लिया, लेकिन जो पॉपकॉर्न आपको दिया उसको अपन रेस्टोरेंट सर्विस ही मानेंगे। बात समझ में आ रही है? और आपको सिनेमा टिकट और पॉपकॉर्न साथ में क्लब करके दे देते तो इसको अपन कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई किसको बोलते हैं? अपन इसको एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई को अपन एक बना देते हैं, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई को आप एक बना देते हो और वो नेचुरली बंडल्ड करके देते हो किसी भी सप्लाई में, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन विच वन इज प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब जहां पर एक मेन प्रिंसिपल सप्लाई होता है, बाजू में एक छोटी सी चीज आपको ऐसी दे देती जो कि एंशियलरी और वो बहुत नेचुरली बंडल्ड होता है। जैसे एग्जांपल, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग आ गया, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग आ गया, मोबाइल के साथ उसकी बैटरी आ गई, है ना। हवा में आप एयर टिकट आपने बुक किया तो उसके साथ जो है वो आपको एयर होस्टेस खाना खिलाने आ गई, आपको उसमें फ्री इंश्योरेंस दे दिया, आपको एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस दे दिया जहां पर आप जाके मस्त रिलैक्स कर सकते हो। आपने होटल कोई बुक करी तो साथ में कोई ब्रेकफास्ट की सर्विस दे दिया, डिनर की सर्विस दे दिया। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई आपको नोटिस हो रही होगी कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग आया तो लैपटॉप प्रिंसिपल सप्लाई है। और अगर वो प्रिंसिपल सप्लाई है तो बेटा पूरे बंडल पर जो टोटल आएगा वो रेट किसका लगेगा? लैपटॉप का रेट लगेगा। आपने होटल का स्टे बुक करवाया और ब्रेकफास्ट डिनर साथ में आ रहा है तो अपन मानेंगे होटल स्टे जो प्रिंसिपल सप्लाई है। और प्रिंसिपल सप्लाई को ही अपन, अगर प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सर्विस मानेंगे और रेट भी अपन प्रिंसिपल सप्लाई का लेंगे। बात समझ में आ रही? अगर टीवी मैंने खरीदी और टीवी के साथ वारंटी भी आ रहा है, मेंटेनेंस सर्विसेज भी आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? वारंटी सप्लाई ऑफ सर्विस है, टीवी गुड्स है, लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई किस चीज का है? टीवी का है। और टीवी अगर गुड्स है तो ओवरऑल बंडल्ड भी पूरा का पूरा क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। और रेट किसका लगेगा? मेंटेनेंस सर्विसेज का लगेगा, वारंटी का लगेगा कि टीवी का लगेगा? द आंसर इज टीवी का लगेगा, बिकॉज टीवी प्रिंसिपल सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट, और प्रिंसिपल सप्लाई अगर गुड्स है तो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, और टीवी पर पूरा का पूरा रेट जो टीवी का है पूरे के पूरे बंडल पर लग जाएगा। आप समझ में आ रही है? और अगर कोई दूसरी कोई सर्विस है, कोई दूसरा कोई गुड्स अगर वो एग्जाम भी है, तो अपन ये देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है। अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो पूरा का पूरा बंडल एग्जाम्प्ट है, और अगर प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है तो पूरा का पूरा बंडल टैक्सेबल है। इररिस्पेक्टिव उसके साथ जो अलग से आपको सर्विस मिल रहा है, अलग से कोई गुड्स मिल रहा है, वो टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई मतलब का नहीं है। प्रिंसिपल सप्लाई चेक करेंगे वो एग्जाम्प्ट है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल पर, फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ केयर का सुना होगा, वो एग्जाम्प्ट होता है। तो अगर हेल्थ केयर में आपने रूम भी बुक करवा रखा, रूम बुक अगर आप कोई होटल में करवाओगे तो टैक्सेबल होता है, लेकिन हेल्थ केयर में आपने रूम बुक करवा रखा है तो पूरा का पूरा बंडल जो है वो कंपोजिट सप्लाई होता है, बिकॉज इट इज नेचुरली बंडल्ड एंड ऑर्डिनरी कोर्स में दिया जाता है। तो इट वुड बी हेल्थ केयर एग्जाम्प्ट है, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है, तो पूरा का पूरा बंडल एग्जाम्प्ट है, आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन एक दूसरा होता है बेटा मिक्स्ड सप्लाई। आपने मिक्स सप्लाई सुना है?
अब एक होता है मिक्स्ड सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई में क्या होता है ना, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई को ऐसे मिक्स कर देते हैं जो कि नेचुरली बिल्कुल भी साउंड नहीं करता है, बस इसलिए उसको पूरा का पूरा मिक्स कर देते हैं और उसको सिंगल प्राइस पर देते हैं। मेरी बात सुनना, सिंगल प्राइस, एक सिंगल बिलिंग कि भैया आपको 10 आइटम ऐड कर दिए और सिंगल प्राइस पर आपको बिलिंग किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल, हम कहीं पर गए और पूरा का पूरा ऐसा उन्होंने बॉक्स पैक कर रखा है, गिफ्ट बॉक्स, और गिफ्ट बॉक्स में मान लो शैम्पू भी पड़े हुए हैं, फेस वॉश भी पड़ा हुआ है, कोई नील रेटेड आइटम भी पड़ा हुआ है, ऐसा पूरा का पूरा बंडल बना दिया और बोला कि 50,000 रुपए का है। तो अब तुम देखो, कोई फेस वॉश के साथ शैम्पू भी हो गया, नील रेट का कोई आइटम हो गया, कुछ खाने के ऐसे कैशू नट्स वगैरह भी हो गया, अगर ये सब बंडल करके दे दें आपको, तो नेचुरली बंडल साउंड नहीं कर रहा। तो अपन बोलेंगे अगर ये सिंगल प्राइस पर अगर मेरे को मिल रहा है तो इसको मैं मिक्स्ड सप्लाई बोलूंगा, इसको मैं मिक्स सप्लाई बोलूंगा। सर जैसे सिंगल प्राइस पर सेल हो रहा है सर, क्या फूड कैंड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट, ड्रिंक, जूसेस, सब एक को आप सिंगल प्राइस में अगर आपको बेच रहे हैं तो हम बोलेंगे इसको मिक्स सप्लाई। और इस पर रेट कितना लगेगा भैया, हम सारे आइटम्स का देखेंगे और जिस भी आइटम का सबसे ज्यादा रेट होगा, हाईएस्ट रेट जिस चीज का होगा, उसका रेट पूरे के पूरे बंडल पर लगेगा और पूरी की पूरी सप्लाई को हम बोलेंगे मिक्स्ड सप्लाई। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि ये देखना पड़ेगा कि क्या सारे आइटम्स पर एक सिंगल प्राइस चार्ज हो रही है, नहीं हो रही। अगर मान लो सारे आइटम्स के अलग अलग रेट दे रखी है तो अलग अलग रेट पर जीएसटी लगेगा। जैसे अपन डीमार्ट में जाते हैं, कोई ऐसे मॉल वगैरह में जाते हैं, तो हर आइटम का अलग अलग रेट लिख देते हैं ना, वो तो अलग अलग रेट लिख देते हैं, तो बेटा ये मिक्स सप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर वो रेट अलग अलग नहीं लिखते, एक अमाउंट चार्ज करते हैं, तो हम बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई है। हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड सप्लाई। और जो हाईएस्ट रेट है उस पूरे के पूरे बंडल को हम बोलते हैं इस पर लगेगा जीएसटी। अब बेटा हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं, बिकॉज आप लोगों ने बहुत मेहनत कर ली आज। सेक्शन 7 आपने समझ लिया कि सप्लाई में विद कंसिडरेशन क्या क्या आता है, विदाउट कंसिडरेशन वो 4 पैरा पढ़ लिए, और आपने इसके अलावा 7(1) भी पढ़ लिया। और आपने ये देखा कि यार ये सारी चीजें विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन है, तो शेड्यूल 2 में इसका बाइफरकेशन कैसा है, ये बाइफरकेशन भी अपन ने समझ लिया। ये बाइफरकेशन भी अपन ने समझ लिया कि अलग अलग कैटेगरी में ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। और उसके साथ अपन ने कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, ये भी समझ लिया। लेकिन सर इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या सप्लाई होता है, ये तो अपन ने पार्ट ए में डिसाइड कर लिया, सेक्शन सबसेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में, ये तो डिसाइड कर लिया। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, जिसमें लिखा गया है कि क्या क्या सप्लाई में नहीं आता, क्या क्या सप्लाई में नहीं आता, जो कि ये सप्लाई एक्सक्लूड्स करके, जिसको शेड्यूल 3 बोलते हैं। शेड्यूल 1 बेटा वो था जिसमें विदाउट कंसिडरेशन 4 पैरा दे रखे थे। शेड्यूल 2 में बताया गया था कि कब कब हम किसी चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस। और अब शेड्यूल 3 आ रहा है जिसमें बोला गया है कि कब हम सप्लाई बोलेंगे ही नहीं। आपको फील आएगा इसको हम सप्लाई बोले, लेकिन हम इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। एक एक करके पैरा अपन डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर, तो पार्ट बी जिसमें सप्लाई एक्सक्लूड्स वाली बातें बोल रखी है, एक एक करके अपन इसका पैरा डिस्कस कर ले। सबसे पहला पॉइंट है इसमें सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। आपने देखा होगा अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो एम्प्लॉयर फिर बदले में सैलरी देता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है बेटा, ऐसा फील आएगा कि हाँ एम्प्लॉय ने अपना टाइम दिया, तो ये सप्लाई तो है। लेकिन इसको अलग से पार्ट बी में सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में एक्सक्लूड किया हुआ है कि सैलरी पर अलग से जीएसटी कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो अगर सर्विस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है तो इसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं, अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कोई चीज दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जैसे कोई क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कहीं पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई कर रहे हैं, जहां पर हमको कोई एम्प्लॉयमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बांध के रखा हुआ है, या फिर कोई नॉन कॉम्पीट फीस चार्ज कर रहे हैं कि यार मैं एज अ एम्प्लॉय आपका एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद और कहीं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो ये जो नॉन कॉम्पीट फीस है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर मैं काम कर रहा हूं तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा। तो अगर ये मेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा, तो सर ये सप्लाई है। अदरवाइज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय में अगर कोई काम हो रहा है तो वो तो सप्लाई नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है तो सप्लाई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है तो सप्लाई है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अगर कोई डायरेक्टर अर्न करता है तो अपन देखेंगे डायरेक्टर की सैलरी पर सेक्शन 192 जो कि सैलरी का प्रोविजन होता है इनकम टैक्स में, उसमें टीडीएस कट रहा है कि सेक्शन 192 के अलावा टीडीएस कर रहा है। फॉर एग्जांपल 194 में टीडीएस कर रहा है। इनकम टैक्स पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो अपन ये देखेंगे क्या सैलरी अर्न कर रहा है डायरेक्टर, मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट में है डायरेक्टर। अगर एम्प्लॉयमेंट में है डायरेक्टर तो सर उसने जो सर्विसेज दिया कंपनी को वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आता, उस पर हम सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर का टीडीएस कट रहा है सेक्शन 194 में, सेक्शन 192 के अलावा वाले जो सेक्शन है उसमें, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये डायरेक्टर जो है
एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, इस पर जीएसटी लग सकता है, वो इन एम्बिट ऑफ सप्लाई आ सकता है। दूसरा है सेकंड पॉइंट, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर एनी लॉ। अब सर सरकार ने ऐसा बोला कि यार कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, ये तो जो है पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं, तो कोर्ट ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विस देता है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तीसरा है फंक्शन ड्यूटीज परफॉर्म बाय एमपी, एमएलए, एमएलसी, जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी होता है ना, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, या फिर मेंबर ऑफ ये जो लेजिस्लेटिव कमिटीज बेसिकली जो होता है, जो पंचायत वगैरह के जो मेंबर्स होते हैं या फिर लोकल अथॉरिटी के जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो भैया ये तो बस वेलफेयर का काम है, तो सरकार ने बोला इनकी जो है सर्विसेज पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। या फिर पर्सन जो होल्ड कर रहा है अंडर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा स्पीकर है, अगर ये कोई अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा होल्ड कर रहे हैं पोस्ट और कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सर्विस को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, हम उसको सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बोलेंगे कि ये तो नेगेटिव लिस्ट है, इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे करके। चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर ऑफ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल सीबीआईसी है ना, सीबीईसी है, जो अपनी आरबीआई है, ये जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी हुई कमेटी का कोई चेयरपर्सन है, कोई मेंबर है, डायरेक्टर है, अगर वो कोई सर्विस दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो अपन बोलेंगे ये भी सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आता। फोर्थ पॉइंट, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। अब कोई चले गया है तो अपन बोलेंगे भाई चले जा करके, हम तेरे को सप्लाई नहीं बोलेंगे। फ्यूनरल की सर्विसेज, उसका देह संस्कार की सर्विसेज, कोई ऐसे चादर अगर अपन ने खरीदा या फिर कोई फूल खरीदे उसको देने के लिए, या फिर कोई डिजीज जैसे को ट्रांसपोर्ट किया, उसको लेकर गए शमशान घाट तक, तो ये जो सारी सर्विसेज अगर हमको कोई देता है तो इसको हम बोलेंगे ये सप्लाई के एम्बिट में नहीं है। अब फिफ्थ वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त। अब फिफ्थ वाला पॉइंट है बेटा, जो सेल ऑफ लैंड होता है वो जीएसटी में नहीं आता, इन्होंने अलग से शेड्यूल 3 में बताया गया है, सेल ऑफ लैंड पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, इस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, इसलिए इस पर सेल ऑफ लैंड पर नहीं लगता। लेकिन अब सुनना, सेल ऑफ जो बिल्डिंग होती है इट इज सब्जेक्ट टू पैरा 5B, पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। और पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 में आपने पता है क्या पढ़ा था सर? पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 में आपने पढ़ा था, मैं आपको याद दिला देता हूं, पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2B, ये देखो पैरा 5 शेड्यूल 2 भी मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, इंटेंडेड फॉर सेल जो होती है उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। लेकिन इसमें एक कैच ये है बेटा कि अगर 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 सुनना, इंटायर कंसिडरेशन, इंटायर मतलब पूरा का पूरा, मान लो 10 करोड़ का कोई बिल्डिंग बिका है और पूरा का पूरा कंसिडरेशन उसकी फर्स्ट एक्यूपेंसी या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर सप्लायर को मिलता है, तो अपन बोलते हैं ये सेल ऑफ बिल्डिंग है, तो हम बोलते हैं सेल ऑफ बिल्डिंग है। मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, उसके बाद अगर पूरा का पूरा पेमेंट आता है ना सप्लायर के हाथ में, तो अपन बोलते हैं हाँ ये बिल्डिंग का पेमेंट है, इस पर हम सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी, तुचुक सा भी पैसा, 1 रुपए भी पैसा, 10 रुपए भी पैसे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के पैसे पहले सप्लायर को मिल जाते हैं, तो बेटा ये जो पहले एडवांस अमाउंट मिला है, तो ये केवल बिल्डिंग का पैसा नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनने के पहले अगर पैसा मिल रहा, तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, कुछ ना कुछ डिजाइनिंग की अलग से सर्विसेज चाह रहा होगा, कौन? रेसिपिएंट। तो बोलते हैं अगर थोड़ा सा भी पैसा फर्स्ट ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मिल जाता है तो वो सप्लाई है। लेकिन सप्लाई कब नहीं है सर? सप्लाई तब नहीं है जब पूरा का पूरा कंसिडरेशन, 100% अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय सप्लायर आफ्टर व्हाट? फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, मतलब दोनों डेट के पहले वाली डेट के बाद ही पूरा 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 पेमेंट ट्रांसफर करना चाहिए, कौन? रेसिपिएंट टू सप्लायर। तो हम बोलेंगे कि ये सप्लाई के स्कोप में नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। हेलो, मतलब अगर शॉर्ट में बोलूं, ये सिंपली अपने को ऐसा लगना चाहिए हाँ ये बिल्डिंग सेल हो रही है, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद ही पूरा का पूरा पेमेंट जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सच में बिल्डिंग सेल हो रही है। अगर उसके पहले अगर थोड़ा बहुत भी पेमेंट मिल रहा है तो ये भैया बिल्डिंग का नहीं है और किसी भी चीज का पेमेंट जा रहा है, तो अपन बोलेंगे हाँ ये जीएसटी मानना चाहिए। तो पूरा पेमेंट, एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेंसी जा रहा है आफ्टर दैट डेट, तो अपन बोलेंगे हाँ ये जीएसटी के स्कोप में नहीं आता। अब बेटा आ जाओ इस पॉइंट पे, इसमें बोला हुआ है एक्शनेबल क्लेम्स, शेड्यूल 3 में बोला गया है कि इसको शेड्यूल 3 से बाहर किया हुआ है। पहले मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन बताऊं, गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ था इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स कहा जाता है, मतलब कहीं ना कहीं सेक्शन गुड्स के डेफिनेशन में ले लिया, मतलब जीएसटी तो लगता है। लेकिन यहां पर ना एक्शनेबल क्लेम्स को हटाया है, लेकिन कुछ एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के अगर आप देखो तो एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब एक्शनेबल क्लेम्स को इस शेड्यूल 3 में हटाया गया, एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन कुछ
एक्शनेबल क्लेम्स को लिया गया है जीएसटी के स्कोप में। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कौन कौन से हैं बेटा? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग। ये जो 6 चीजें हैं, कौन सी? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, पहले 3 ही थी, अभी अमेंडमेंट है कि कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग, ये जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं इस पर जीएसटी लगेगा, बिकॉज इसको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स की गिनती में लिया गया है और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी लगता है, बिकॉज यहाँ पर एक्सेप्ट वाली बातें कर रखी है। मैं एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब आपको समझा चुका हूं, मतलब कोई भी क्लेम जिस पर आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई बेटा शेड्यूल 3 में कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम सप्लाई नहीं बोलते, ये पूरा का पूरा अपना लिस्ट यहाँ पर कवर हो चुका है। बस एक जो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो अलग से बाय नोटिफिकेशन सरकार ने बोल रखा है, बाय सर्कुलर सरकार ने बोल रखा है कि इसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, वो अपन फटाफट कवर कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, नोटिफिकेशन से कौन कौन सी चीजों को नॉन सप्लाई बोला है? सबसे पहले एक्टिविटीज डन बाय पंचायत अंडर आर्टिकल 243G और म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W। तो आप सीधी सिंपल सी बात है, अगर पंचायत म्युनिसिपैलिटी ने कोई एक्टिविटीज करी इन आर्टिकल के अंदर तो उसको नॉन सप्लाई बोला गया है। एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सिंपली दिया गया होगा कि एक्टिविटी ये 243G या फिर 243W में किया हुआ है म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत में, तो इसको अपन बोलेंगे हाँ, इस पर इसको सप्लाई नहीं मानते। अगर ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर किसने दिया? बाय स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को अल्कोहलिक लिकर का ठेका चलाने के लिए लाइसेंस दिया, तो इसको भी हम जो है जीएसटी के स्कोप में नहीं लाएंगे। लेकिन जो दूसरे लाइसेंस अगर देते हैं ना, दूसरे लाइसेंस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, फॉर एग्जांपल और कोई सा लाइसेंस किसी भी गवर्नमेंट ने दिया, वाइन का, 3G स्पेक्ट्रम का, है ना, कोई टावर वगैरह का, तो सर उस लाइसेंस पर जीएसटी आएगा। केवल अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस अगर देती है सर कौन? स्टेट गवर्नमेंट, तो सर उसको हम नॉन सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में बताया गया है, एज पर नोटिफिकेशन बोला गया है कि इसको नॉन सप्लाई बोलेंगे। अच्छा, कुछ कुछ सर्कुलर्स के थ्रू भी बोला गया है कि इसको हम नॉन सप्लाई बोलेंगे। अब कैसे? इंटर स्टेट मूवमेंट हुआ सर किस चीज का? रिग्स का, टूल्स का, स्पेयर्स का, या फिर कोई भी चीज जो व्हील्स पर चलती है। जैसे अपन ने बोला गया है कि यार अगर मेरी ब्रांच ए है, अगर मेरी ब्रांच ए है, ठीक है, ये मेरी ब्रांच ए है और ये मेरी ब्रांच बी है, और ये दोनों अलग अलग स्टेट में है, ये महाराष्ट्र में है और ये मध्य प्रदेश में है। तो मैंने आपको बता दिया दोनों दोनों को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। अगर मेरी ब्रांच ए है और ये मेरी ब्रांच बी है, मान लो ये है महाराष्ट्र में और ये है मध्य प्रदेश में, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ब्रांच बी अगर मेरी कोई दूसरी स्टेट में है तो वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, वो मेरी डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। तो अगर मान लो मेरी महाराष्ट्र से कोई गाड़ी जा रही है, कोई मेरी गाड़ी जा रही है कहां पर? मध्य प्रदेश ब्रांच बी में, तो मैं आपको पता है क्या बोला कि अगर आपका कोई गुड्स इसमें जा रहा होगा ना, कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा होगा ना, तो भैया ये जो गुड्स ट्रांसफर करते हैं, जो स्टॉक ट्रांसफर करते हैं आप दूसरी ब्रांच को, जो कि आपकी डिस्टिंक्ट पर्सन होती है, तो ये एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 बोलते हैं कि ये स्टॉक ट्रांसफर पर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन अब मुद्दा ये आ रहा था कि अगर मान लो कोई स्पेयर जा रहा है, कोई टूल्स जा रहे हैं, या फिर कोई बस गाड़ी जा रही है, ये जो गाड़ी जा रही है बेटा, ये गाड़ी अगर जा रही है यहां पर, ये केवल गाड़ी जा रही है, तो क्या इस गाड़ी पर भी जो है इसकी वैल्यू पर हम बोलेंगे कि भैया ये भी सप्लाई है? नहीं भाई, ये गाड़ी तो केवल वो सामान लेकर जा रही होगी ना, ये सामान पर आप जीएसटी लगाओ, समझ में आता है क्या? गाड़ी पर भी लगाएंगे क्या? क्या टूल्स पर भी लगाएंगे, स्पेयर्स पर भी लगाएंगे जो कि उस गाड़ी के अंदर है? तो बोलते हैं नहीं भाई नहीं, अगर आपका कोई कन्वेंस जा रहा है या फिर रिक्स टूल्स वगैरह जा रहे हैं, बस टैंकर एयरक्राफ्ट वगैरह जा रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों जा रहे हो? क्योंकि इसके अंदर सामान होगा। तो अगर ये कैरी कर रहे हैं गुड्स पैसेंजर, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं कि ये गाड़ी गई यहां पर और यहां पर इसका रिपेयर होगा, ये रिपेयर हाउस है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये रिपेयर हाउस है, तो सर हम बोलेंगे ये गाड़ी जो जा रही है ना बेटा, इसको हम सप्लाई नहीं है। गाड़ी क्या बिकने थोड़ी ना जा रही थी, ये तो केवल कोई सामान लेकर जा रही थी या रिपेयर होने जा रही थी, तो ये गाड़ी केवल जा रही थी कुछ सामान देने या फिर रिपेयर होने, तो इसको हम नॉन सप्लाई बोलते हैं। गाड़ी बिकने नहीं जा रही थी, इसके अंदर का सामान जो था वो जरूर सप्लाई है क्योंकि वो पैरा 2 में कवर्ड है, राइट? बिल्कुल सर। हाँ तो बेटा बहुत मेहनत लगी वाला रिवीजन वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करने में। मैं अलग अलग टाइम पर पॉज किया ताकि आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो आ पाए। मुझे प्लीज बताना इसमें हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और बेटा बस इसके बाद क्वेश्चंस करने होंगे, जो क्वेश्चन बैंक आपके पास पड़ी होगी ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे वो कर लेना। इसके पीडीएफ्स जो होंगे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, अगर नहीं मिले तो मुझे चैट बॉक्स में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि सर जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिए। और एक प्लीज ऑनेस्ट फीडबैक, जिसने यहां तक देखा ना बेटा, एक ऑनेस्ट फीडबैक मैं चाहता हूं तेरी तरफ से कमेंट सेक्शन में आ जाए, जिससे दिल खुश हो जाए, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ यार ऐसे वीडियोस फटाफट अब मुझे बनाने होंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा तूने, अब क्वेश्चन फटाफट कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अपने जो दोस्त है जो तेरे इंटर के साथ इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंचा देना, तो एक तरीके से तेरा
क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगा, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक देखें, अब अच्छे से जाओ पढ़ाई करो। आई वांट कि आप इंटर्स में, सीए में, या फिर आप जीएसटी का अगर और कोई कोर्स में भी है तो आप 80+ प्लीज टारगेट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।